एक्सरसाइज 1 में देखो, किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ। ये ऐसा स्टूडेंट जिनके मैंने नाम बोले, लेकिन इनमें से बहुत सारे लोगों ने टेस्ट नहीं दिया, ठीक है, जो आए भी नहीं, टेस्ट जिन्होंने दिया शायद जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया, क्यों नहीं दिया जैसे बताया तबियत खराब थी शायद, बाकी सबने दिया। पहला नाम क्या बोला था मैंने? नहीं, संगम बिल्ला जानी, धर्मेंद्र जानी, सबसे ज्यादा मार्क्स इसकी का है एक्स्ट्रा स्टूडेंट। एक्सरसाइज 1 टॉपर पी फेज का है, सबसे ज्यादा मार्क्स तो पी फेज वाले बच्चे के हैं, उसके बाद जे फेज में सीखे हैं सबसे ज्यादा। हाँ जी, अब बताओ एक्सरसाइज 1 में देखो, एक शीट ले लो, एक्सरसाइज 1 1 2 3 अपन सब डिस्कस कर चुके। 4 तुम्हारा शीट नहीं किसी 4 5 5 कर सकते हैं हम। 6 डिस्कस हो चुका कि बचा हुआ अभी नहीं दिया शायद 6 मैंने, अच्छा 6 नहीं 6 दे दिया मैंने, कर डिस्कस, ठीक है। 7 अभी दिया नहीं शायद, 8 नहीं दिया, 9 कर चुके, 10 ठीक है, लास्ट करंट डिस्कशन के बाद जो बचे वही करूंगा ना। 11 तो अभी खत्म हो जाएगा, 12 चालू होगी, 12 हो गया, 13 कर चुके पहले, 14 15 किसी का भी रहेगा पूछ सकता है, मैं दोबारा बता दूंगा। 16 14 रेलवे ट्रैक पर 15 स्टेशन है, किसी एक क्लास के कितने टिकट प्रिंट करवाने पड़ेंगे ताकि आदमी की हर ख्वाहिश पूरी हो? टिकट के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, बात बंद कर देना प्लीज। कहां से कहां तक? तो पहले क्या करूंगा, दो स्टेशन सेलेक्ट करूंगा 15C2, लेकिन सेलेक्ट कर लिए, टिकट तो मांगूंगा जाना या आना, तो अरेंज करूंगा 15C2 × 2, ठीक है। आ जाएगा ये चीज, एक प्लेन पे 15 डिफरेंट पॉइंट पे बोले कितनी स्ट्रेट लाइन बनेगी, अभी प्रोफाइल अपनी यही है ज्योमेट्री वाली, तो लाइन के लिए कितने पॉइंट की जरूरत पड़ती है? दो, तो पहले 2 पॉइंट क्या करूंगा, सेलेक्ट 15 में से 2 पॉइंट करेगा 15C2, अब लाइन ऐसे मिलाऊं चाहे ऐसे मिलाऊं, एक ही मानेगा, आना जाना एक माना जाएगा, तो जमाने का तरीका क्या होगा, एक लेके आना जाएगा इसका 15C2, ठीक है। यही मान लो 15 लोगों ने पहले एग्जांपल दे चुका है, 15 में से बोले दो मिलके हाथ मिलाते हैं, कितने हैंडशेक होंगे, हैंडशेक के लिए कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी, दो की, 15 में से पहले दो आदमी छाट, अब ये इससे मिला या मैं जिससे मिलाऊं एक ही बात नहीं, कितना माना जाएगा हैंडशेक, एक माना जाएगा, नहीं बोल सकते ये भी मिलाऊं ये भी मिलाऊं ऐसा नहीं चलेगा, एक ही हैंडशेक, तो 15C2 × 1, यहां × 2 क्यों आया, आना और जाना। बोले क्लास का मतलब क्या हुआ, मान लो तुमने कहा मैं थर्ड एसी का भी लूंगा, सेकंड एसी का भी, थर्ड एसी का लूंगा, सेकंड एसी का लूंगा, इसलिए बोला एक पर्टिकुलर क्लास, तो क्लास फिक्स हो गई, तो फिक्स हो गई, उसको छांटने की जरूरत नहीं पड़ती, तो केवल 15 में से 2 स्टेशन छांटने और टिकट बनवाना, आना एंड जाना। यानी तो बताया था कि पहले स्टेशन के पास कितनी चॉइस है, 15 है ना, 15 14, ठीक है, दूसरे के पास भी 14, दूसरे के पास 14, क्यों 14, 13 जाने वाली होगी, एक आने वाली, हर स्टेशन के पास कितनी चॉइस होगी, 14, कितने स्टेशन है 15, तो 15 × 14 210, इसलिए वही आंसर आएगा 15C2 × 2 से पहले डिस्कस हो चुका, ठीक है। 15 16 17 18 19 20 21 सब दे चुका मैं ना, डिस्कस भी हो चुके, 22 23 24 25 26 ऊपर वाले का फैक्टर ऊपर, नीचे वालों का नीचे, 27 भी आ जाएगा, 28 करवा चुका है, 29 30 का ए बी बचा हुआ सी, सी आना चाहिए, पॉजिटिव इंटीग्रल आंसर होगा 1 से, सबको पहले 1 1 ले दो, बाकी में फॉर्मूला लगा दो। चलो एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2 मेरे को पहला हो चुका, सेकंड बताया था, सेकंड 8C3 बच्चा ऊपर से भी जाएगा और नीचे से भी, तो क्या आंसर आएगा 7C2 है ना, एक पर्टिकुलर बच्चा कितनी बार जाएगा, थर्ड फोर्थ नहीं दिया, आ जाएगा, फिफ्थ पहले दे चुका, कल कर सकते हैं फिफ्थ, एक क्वेश्चन पेपर बनाना बताया ना सबको, पहले इतने दिमाग से जरूर, 6 कर चुके कमेटी, 7 8 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में बहुत पहले आ चुका, 9 शू वाला बता दिया, हस्बैंड वाइफ का पेयर किया था अपन ने, 10 10 क्या कह रहा है ये, द नंबर ऑफ वे ऑफ 9 डिफरेंट टॉयज, कितने टॉयज है 9 डिफरेंट, इसका मतलब डिवीजन का कौन सा फॉर्म लगेगा, ऊपर वाले का फैक्टर ऊपर, नीचे वालों का नीचे, बस इस बात में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कब तो आप बेगर्स मेथड लगाते हो, कभी ऊपर वाले का फैक्टर, जब डिफरेंट ऑब्जेक्ट को डिवाइड करना हो तो ट्री डायग्राम बना के मैं ऊपर वाले का ऊपर नीचे वाले का नीचे और पर्सन को लड़ाई करवाता हूं, जनरली पर्सन में डिवाइड करवाएगा, लड़ाई होगी, ठीक है, ग्रुप में डिवाइड बहुत कम करवाता है, करवाता है ग्रुप के क्या दे देता है, नाम, नाम में फिर क्या होगी, लड़ाई होगी, तो क्या है 9 डिफरेंट टॉयज को 4 बच्चों में डिवाइड करना है जो डिफरेंट एज ग्रुप के हैं, 3 जिनमें बड़े चिल्ड्रन है और यंगेस्ट एक, बोला बड़े चिल्ड्रन को तो इवन नंबर में मिले और यंगेस्ट को सबसे एक ज्यादा मिले, तो क्या होगा, 3 बड़े को क्या कर दूं 2 2 2 और यंगेस्ट को कितना दे दूं 3, पुलिस के अलावा बताओ कोई और चॉइस हो सकती है क्या, ठीक है, तो बताओ क्या कहूंगा, ये तो सबसे यंगेस्ट है, यंगेस्ट को एक ज्यादा मिलना ही चाहिए, इसका मतलब ये पर्सन अब लड़ाई नहीं करेगा, इसको 3 मिलेंगे, फिक्स हो गया, तो लड़ाई कितने लोग करेंगे, केवल ये 3 लोग, बोले तू मेरे वाले ले, मैं तू मेरे वाले ले, बताओ क्या होगा, फैक्टर 9 फैक्टर 2 फैक्टर 2 फैक्टर 3 3 सेम फैक्टर 3, कितने लोग लड़ेंगे 4 या 3 3, ये 3 लोग लड़ेंगे, ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन आ गया। यंगेस्ट को तो बोला 3 एक ज्यादा मिलना ही चाहिए, तो ये क्यों लड़ेगा, बोले तो 2 दे दे मैं 3 ले लूंगा, नहीं चलेगा, सबसे छोटा वाला बच्चा तो ज्यादा लेगा ही लेगा, ये तो फिक्स हो गया, इसको आप आपस में लड़ाई नहीं करवा सकते, कर सकते, हां कौन सा थर्ड, इसी एक्सरसाइज का मिसिसिपी क्लास में करवाया बेटा, मिसिसिपी के एक या एक से ज्यादा लेटर लेने की चॉइस कितनी होगी, बताया था लूं या ना लूं, एम के पास गया लूं या ना लूं, आई आइदर सेलेक्टेड रिजेक्टेड, एस सेलेक्टेड रिजेक्टेड, पी सेलेक्टेड रिजेक्टेड, लेना तो है एटलीस्ट 1, ठीक है 114 क्लास में करवाया, ठीक है हां जी। 11 कर सकते हैं, बताना 11 6 पीरियड्स को 5 सब्जेक्ट में अरेंज करना है, डिवाइड करना है, ईच सब्जेक्ट इज अलॉटेड एटलीस्ट 1 पीरियड, हर सब्जेक्ट में ले बताइए, हर सब्जेक्ट में कम से कम एक पीरियड तो आना ही चाहिए पक्का, 6 डिफरेंट पीरियड को 5 सब्जेक्ट में डिवाइड करना है। अब पहले बताओ क्या बेगर्स मेथड लगना चाहिए कि कौन सा लगना चाहिए, बेगर्स नहीं लगेगा, पीरियड क्या है ये अलग अलग है, फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड दूसरा लगेगा, दूसरा 6 डिफरेंट पीरियड को 5 सब्जेक्ट में डिवाइड करना है, सब्जेक्ट कितने हैं 5, मान लो पहला सब्जेक्ट दूसरा सब्जेक्ट 1 2 3 4 और 5, 5 सब्जेक्ट कितने सब्जेक्ट है, हाँ क्या बोला, हर पीरियड में कम से कम, सॉरी हर सब्जेक्ट में कम से कम एक पीरियड हो, तो बताओ वो बनाओ 1 1 1 1, एक के पास कितने जाएंगे 2, ऊपर वाले का फैक्टोरियल ऊपर, नीचे वालों का फैक्टोरियल नीचे, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल लिखने का मतलब नहीं, फैक्टोरियल 2 1 कितनी बार रिपीट 4 बार, 5 सब्जेक्ट आपस में क्या करेंगे लड़ाई, तो लड़ाई किस बात की, पहला मैच करते पहला इंग्लिश का भी हो सकता नहीं सकता, कितने टाइप करेंगे फैक्टोरियल 5, आंसर दिस इज 720 दिस इज 120 24 2, ये कट गया 30 बार, ये कट गया 60 बार 1800, गलती क्या करता है स्टूडेंट को ऐसा करें, सबको पहले एक एक पीरियड तो दे दे, 5 पीरियड तो गए, बचा कितना एक को 5 में बांट दें, 1 + 5 - 1 C5, ये पीरियड अलग अलग है, वो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को बांटने में काम में लेते हैं, इसमें आप नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और थोड़ा बहुत ऑप्शन भी अलग अलग उससे आंसर आएगा आपका 1 + 5 - 1 C5 - 1 5 C4 5 आएगा, 5 कहीं दिख रहा है क्या, हजारों में दिख रहे हैं ऑप्शन, 1800 से समथिंग दिख रहा है, ठीक है। बाकी आइडिया ऑप्शन नहीं लगाया अपन, डिफरेंट ऑब्जेक्ट को बांटने का तरीका ये वही क्वेश्चन है कि 5 ऑब्जेक्ट को 3 बच्चों में बांटो, कम से कम हर आदमी को एक ऑब्जेक्ट मिले, वही ऑन टू फंक्शन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन को मैं बोल सकता हूं कि सेट ए में 6 एलिमेंट है, सेट बी में 5 एलिमेंट है, ए से बी में कितने ऑन टू फंक्शन बनेंगे, ये आंसर कितना 1800, ये ऑन टू का मतलब है बी में जो भी आदमी है सबको कम से कम एक ऑब्जेक्ट जरूर मिले, ऑन टू फंक्शन की तरह ट्रीट करें इसको, चाहे तो ऑन टू फंक्शन का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, इसमें n तो मेरा 6 हो गया और r का वैल्यू 5 हो गया, 5c0 होता है ना 5 की पावर 6 - 5c1, वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। 12 कर चुके पहले डिस्कस, 13 आ जाएगा, 14 हो चुका, 15 में दिया नहीं आएगा, 16 कर चुके, 17 18 18 कल दिया था मैंने 18, x + y + z लेस देन इक्वल टू 20 ग्रेटर देन 10, और x y z सब क्या दे रखे हैं 0 से शुरू है, सारे बेगर्स की फॉर्म में,
इस इक्वेशन के इंटीग्रल सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, ठीक है। अब मेरे पास दो चॉइस है, देखना क्या भाई, मैंने इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं मैं, तो मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, x + y + z लेस देन इक्वल टू 20। सो तरीका बताया मैंने सोल्व करने का, ठीक है। लेकिन अगर आपने x + y + z लेस देन इक्वल टू 20 का, इसका मतलब शुरू से लेकर कहां तक का सम कर लिया, 20 तक। शुरुआत किससे बताओ सबकी, 0 से, यानी आपने 0 से लेकर 20 तक का सम कर दिया, जबकि सम कहां से कहां तक करवा रहा है, 11 से 20। तो क्यों ना क्या करें, 0 से लेकर 20 वाले में से 0 से लेकर 10 तक का सम माइनस कर, यानी इस क्वेश्चन को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, x + y + z लेस देन इक्वल टू 20 माइनस x + y + z लेस देन इक्वल टू 10। 10 तक का माइनस कर दूंगा, बताओ कहां से कहां जाएगा, 11 से 20। अब समझ लो दो क्वेश्चन है, एक ये दूसरा ये। बताओ क्या करूंगा इसमें बैलेंस करने के लिए, w ये w ऐड किया, w का वैल्यू क्या होगा बताओ आपके हिसाब से, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस यहां 20 की जगह क्या आ रहा है 10, बस इसको कर ले, इसके जो आंसर आएगा उसमें 20 को किससे रिप्लेस कर लेंगे, 10 से। देखो क्या आएगा, बताओ 20 को कितने में बांटना है, 14, 4 में 20 प्लस c 4, तो बताओ उसका क्या आएगा, 20 की जगह क्या लिख दूंगा, 10 प्लस 4 माइनस 1 c 4 आ गया 23 c3 माइनस 13 c3। देखो ये आंसर, ठीक है। कहां इक्वल नहीं है, एक सेकंड देना, शीट देना, कहां इक्वल नहीं है, इक्वल तो लेस देन इक्वल 20। अरे बेटा ये कहां से सम कर रहा है, 10 से बड़ा, 10 से बड़ा कहां का, 11 से 20 चाहता है आपने, इसका मतलब कहां से कर दिया, 0 से लेकर 20 तक। तो 0 से लेकर 20 तक का सम कर दिया, कहां से चाहता था, 11 से 20। तो क्यों ना क्या करें, 0 से लेकर 10 तक का माइनस करें, तो 10 तक का माइनस करें। अगर आप ये माइनस करोगे तो पता चलो कहां तक माइनस किया आपने, 9 तक का किया। इसका आप 10 से गिनती करोगे, 10 से नहीं कर रहा, कितने से कर रहा है ये 11। सही क्या मैंने बिल्कुल, ये आंसर इसका, ठीक है। आंसर ये बिल्कुल पहली बार सही कर रहा हूं मैं, यही इस तरह से मैंने कितनी बार करता हूं पिछले 15 साल में। तो नोट करो इसको 23 से, ये अगर यहां इक्वल लगाता तो बताओ फिर मैं यहां क्या करता, यहां या तो क्या करता, लेस देन इक्वल टू 9 करता, या फिर लेस देन 10 करता, ठीक है। ये चाहता है कहां से कहां तक का सम, समझ लो x + y + z की वैल्यू क्या आएगी, 11 से लेकर 20 तक, यानी 11 से 20 तक का सम चाहता है। आपने क्या करा, इसका मतलब हो गया 0 से लेकर 20 तक। तो अपन क्यों ना क्या करें, 0 से लेकर 10 तक का सम माइनस करें, ठीक। इसलिए मैंने यहां इक्वल लगाया। हां जी कर सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन। मुझे मैं ऐसे नहीं करूंगा, दूसरा केस, दूसरा तरीका देखो। अपना क्वेश्चन ये था, इसके केस बना ले, बताओ x + y + z का मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, 11, 11 से कहां तक जाएगा 20, यानी ये क्वेश्चन हो गया x + y + z 11 होगा या 12 होगा या 13 होगा या 20 होगा, देखना, ठीक है। x y z सब क्या लेंगे, 0 0 0। तो बताओ 11 को कितने में बांटना है, 3 में, क्या लिखूंगा, 11 + 3 कितना हो गया, 14 - 1 13 c2। अब 11 के क्या लिखूंगा बताओ, 12, तो 12 + 3 - 1 क्या आ जाएगा, 14 c2। अगला क्या आ जाएगा, 15 c2। जरा लास्ट वाला 20 लिखूंगा, क्या आएगा, 20 + 3 22 c2। अब ये बाइनरी का फॉर्मूला बन गया, इसको जोड़ने के लिए बड़ा वाला जोड़ते हैं। तो बताओ क्या जोड़ूंगा, 13 c3 जोड़ा और घटाया। बताओ ये दोनों मिलकर नया नंबर 14 c3, 14 c3 के साथ 15 c3, 15 के साथ 16 c3। बताओ क्या आ जाएगा, 23 c3 पीछे 13 c3। आप चाहो अलग केस बना के कर सकते, ठीक है। तो वो मैंने कैसे बना के शुरू से लेकर एंड तक में से पहले वाले से लेकर 10 तक का माइनस कर दिया आंसर। हाँ अब देखो इसमें 19 करवा दिया, 19 क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा है प्रोफाइल 4 का, एटलीस्ट 1 गोल का सिलेक्शन लूं ना लूं, वही वाला क्वेश्चन 20 में करवा चुका। एक्सरसाइज थर्ड में देखो 1 डिस्कस कर चुके, 2 कर चुके, 3 कर चुके, 4 कर चुके, 5 कर चुके, देखो 6 7 8 नहीं दिया मैंने, 9 अभी नहीं आया, 10 दिया था कल, 10 10 बताना अभी बताता हूं, 11 11 हो गया, 11 के बाद 12 वाले कर चुके, 13 बता चुका मैं एक बार, 13 नहीं बताया, 13 बताया यूनिट प्लस आने वाले डेटा का सम, 13 डिस्कस हुआ नहीं हुआ, हो गया। 14 कर चुके, 15 कर चुके, इसमें बचा आपका केवल 8 और 9, ये दोनों बाद में आएंगे, 10 दोनों आ जाएंगे, मतलब 10 में बता देता हूं, 10। लेट द सेट ऑफ ए कंटेन एलिमेंट, 10 क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का नहीं बनता स्टूडेंट से, एक बार तो टीचर भी रखता है। लेट y be the element of set 1 2 3 5 6 10 15 30, x1 x2 x3 be the integer such that x1 x2 x3 का प्रोडक्ट क्या है y। कल अपने क्वेश्चन किया था लास्ट में x y z बराबर 24 या 30 के पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन वाले, ठीक है। अब क्या कह रहा है देखो, तो पूछ रहा है द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, लेकिन बोला y इनमें से कोई एक है, 1 है 2 है 3 है 5 है 6 है 10 है 15 है और 30 है। अब या तो मैं क्या करूं, केस बनाऊं, एक बार y को क्या मान लूं 1, 1 को 3 में बांटने का तरीका 1 + 3 - 1 c 3 - 1 से करूं, 1 को 3 बांट 1 होगा 1 1 1 1 एक बार क्या लूं यहां 2, उसके बनाऊं कल वाली तरह, इसका भी आंसर निकालो, सबके आंसर को क्या कर दूं फिर ऐड कर दूं, मेरा आंसर है पक्का, ठीक है। लेकिन अगर अपन चाहते हैं कि डायरेक्ट करें तो y पक्का है, या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 5 होगा या 6 होगा या 10 होगा या 15 होगा या 30 होगा। ये देखा जाए तो y क्या लिखे हुए हैं, ये 30 के डिवीजर लिखे हुए हैं, 1 2 3 5 6 नहीं 30 के डिवीजर, तो इसका मतलब y जो है वो 30 का क्या होगा, डिवीजर होगा। अब वो 30 का डिवीजर कहते हैं 1 भी हो सकता है या 2 भी हो सकता है या 3 हो सकता है, तो क्या मैं y को ऐसा लिख सकता हूं, देखना इधर, अगर आपको समझ नहीं आ जो मैं बता रहा हूं तो आप अलग-अलग केस लेके करो, x1 x2 x3, y को मैंने लिख दिया y अपॉन यानी 30 अपॉन कोई भी नंबर दे दिया, मान लो z। अब क्या है, z चाहे 1 रखो तो भी बताओ यहाँ क्या आ जाएगा 30, z में से कोई होगा, 2 रखो क्या हो जाएगा 15, z3 ले जाएगा बताओ क्या हो जाएगा 10, z6 ले जाएगा बताओ क्या हो जाएगा 5, ठीक है 30 का रखो। अब z को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x1 x2 x3 x4 सॉरी z बराबर क्या हो गया 30। अब इसके इंटीग्रल सॉल्यूशन निकाल लो, इसके इंटीग्रल सॉल्यूशन और इसके अलग-अलग केस बना के इंटीग्रल सॉल्यूशन दोनों क्या आएंगे सेम आएंगे, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा जो y है वो 30 का डिवीजर होगा। अब डिवीजर क्या 1 हो सकता है 2 हो सकता है, तो बताओ ये 30 बाई z क्या ये वैल्यू 1 नहीं ले सकता, कब लेगा वैल्यू 1 जब z 30 हो जाए, z में तो कोई है 15 हो जाएगा, बताओ वैल्यू क्या आ जाएगी 2, मेरे को 3 लाना है, बताओ z मेरा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो समझ लो z मेरा 10 हो गया तो बाकी लोग जो बचे हो क्या बन जाएंगे 3 बन जाएंगे, x1 x2 x3 का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। मान लो मेरा z 30 हो गया तो बताओ x1 x2 x3 का प्रोडक्ट क्या आ गया 1, बताओ पहला केस आया नहीं आया, कौन सा केस मेरे को 6 चाहिए, इसका वैल्यू 6 है, तो बताओ मेरा z क्या हो जाएगा 5, तो बताओ x1 x2 x3 का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 6 आएगा। इसका मतलब अब इसके मैं पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कैसे निकालूंगा, बताओ 30 के फैक्टर 2 की पावर 1 3 की पावर 1 5 की पावर 1, इस 1 को कितने में बांटना है 4 में, 1 को 4 में बांटने का तरीका आप लिखोगे 1 + 4 - 1 c 4 - 1, मैं और भी बता सकता हूं 1 को 4 आदमी में बांटने का तरीका 4, या तो इसको दूंगा या इसको, तो बताओ इसको बांटने का तरीका 4 4 4 4 * 4 * 4 64, चाहे आप फॉर्मूला लगाओ तो भी 64 ना लगाओ तो भी 64, आंसर है 64, ठीक है। तो ये तरीका है। अब वैसे मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं एक बार y को 1 लूंगा कोई बात नहीं लो, ठीक है, एक बार क्या लो 2 लो, एक बार 3, तो आपको इतने सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, सभी के आंसर क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा टोटल केस बनने। इसकी जगह मैंने क्या करा, ये देखा कि 30 का डिवीजन है, y को मान लिया 30 अपॉन समथिंग डिवीजन, ठीक नोट कर लो, इस तरह कर सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। अब आप चाहो अलग केस बना के पढ़, बोलो नहीं आएगा बेटा, कहीं गलती कर, एक बार 1 लूंगा, पता 1 का केस कितना आएगा 1, 2 का 3 आएगा, पहले को दूंगा दूसरा 3, ऐसे 3 का 3 आएगा, ऐसे 5 का 3 आएगा। अब 6 के 2 फैक्टर करूंगा बेटा,
3 3 9 आएगा। ऐसे ही 10 के 2 फैक्टर होंगे 9 आएगा, 15 के 2 फैक्टर होंगे 9 आएगा, और 30 के 2 5 3 नहीं 30 के 2 3 5 तो कितना आएगा 27 आएगा। जोड़ ले सब, इसका भी 9 लिख दिया हुआ है। 2 होगा 3 होगा 5 होगा 27 आएगा। अब जोड़ ले एक्सरसाइज, इसके नेक्स्ट वाला 10 के बाद 11 कर सकते हैं भाई। चलो एक्सरसाइज 4 पे आओ। एक्सरसाइज 4 देखो फर्स्ट डिस्कस हो चुका नहीं हुआ, सेकंड मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए आप लोगों का, बस नहीं आते नहीं आया। 10 बॉल को 4 बॉक्स में डालना है, कोई बॉक्स खाली ना रहे, सब में क्या कर दो एक एक डाल दो। 9C3 4 तो गई 6 बची 6 + 4। सेकंड बोला कि 9 प्लेस में से 3 प्लेस को छांटने का तरीका 9C3, ये भी सही है, पहला भी सही है दूसरा भी सही है। चक्कर पड़ता है किसका, रीजन का। रीजन है या नहीं है, ऐसा लगा नहीं है। बोले 9 प्लेस में 3 प्लेस को छांटने का क्या मतलब निकला बॉल को बॉक्स में डालने का, तो देखो रीजन कैसे देखने। ये क्वेश्चन जब एडवांस में आया था, सॉरी जेईई में आया था 2014-15 में आया शायद क्वेश्चन, तो मैंने क्या लिखा भैया 11 11। सभी लोगों ने करीब करीब गलत करा था। जिस साल शुभम गुप्ता है, शुभम अग्रवाल नाम का स्टूडेंट था जिसकी फर्स्ट रैंक आई थी, उसने सही किया था केवल रीजन, जिसका रीजन उसने करेक्ट एक्सप्लेनेशन लिखा था, बाकी सब लोगों ने नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन लिखा था। उसके बाद से फिर असरसन रीजन वाले आना बंद हो गए, असरसन रीजन वाले को चक्कर पड़ता है, एडवांस में नहीं आता असरसन रीजन वाले क्वेश्चन, और जेईई में आते हैं। क्या चक्कर पड़ता है देखना इसमें। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि 10 बॉल को 4 बॉक्स में डिवाइड करना है, कोई बॉक्स खाली ना रहे। आपने क्या कहा, सब में एक एक बॉल डाल दी, कितनी बची 6, 6 को 4 में बांट दिया, आगे आंसर 9C3। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 तो क्या था, ट्रू है। ठीक है, कौन सा मेथड लगाया आपने, बेगर्स मेथड। चलो स्टेटमेंट 2 बोले 9 डिफरेंट प्लेस में से 3 डिफरेंट प्लेस को छांटने का तरीका क्या 9C3 होता है, बिल्कुल होता है। इसका स्टेटमेंट 2 भी क्या है, ट्रू है। अब बारी आती है एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन के बारे में क्या होता है कि स्टेटमेंट 1 को मान लो प्रूव करने के 50 मेथड है, आपको उन 50 मेथड नहीं जाना, उन 50 में से वो मेथड लगाना जो किसने बोला है, स्टेटमेंट 2 ने। अगर आप स्टेटमेंट 2 की हेल्प से स्टेटमेंट 1 को प्रूव कर देते हो, इसका मतलब एक्सप्लेनेशन होगा। अदरवाइज अगर आप स्टेटमेंट 2 की हेल्प से स्टेटमेंट 1 को प्रूव ना कर पाए तो एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। आपने किस हेल्प से प्रूव किया अभी बताओ, 9C3 कहां से आया, बेगर्स मेथड से आया। मैंने बेगर्स मेथड लिखा नहीं, n+r-1। दूसरा जो मेथड लगा रहा है तो कह रहा है केवल 9 में से 3 प्लेस को छांटना है, तो 9 में से 3 प्लेस को छांटने का तरीका 9C3। क्या 9 में से 3 प्लेस को छांटने के क्या 10 बॉल 4 बॉक्स में चल जाएगी, कोई बॉक्स खाली रहेगा। ऐसा लगता है कि अलग चीज है, ये अलग चीज है। लेकिन देखना इस बार में पहले वाले को दूसरे वाले मेथड से प्रूव करके दिखाओ, बिना बेगर्स मेथड के करूंगा। तुम्हारी 10 बॉल जो 4 बॉक्स में भी जाएगी, कोई बॉक्स खाली भी नहीं रहेगा, कोई बेगर्स मेथड नहीं लगाऊंगा, कोई फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा। देखना इससे करूंगा एग्जैक्ट इस मेथड से 9 में से 3 प्लेस छाटूंगा, देखना 4 बॉल 10 बॉक्स में 10 बॉल 4 बॉक्स में डालूंगा। बोले कैसे, वो सिंपल है, ये तो क्या है एक फॉर्मूला बना दिया। बाद में पुराने जमाने में ऐसे नहीं करते, क्वेश्चन ऐसे करते। एक लाइन है मान लो, बोले इसको 4 पार्ट में डिवाइड करो, कितने पार्टीशन लगाऊंगा बीच में, 3 1 2 3, एक पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4। ठीक है, तो मेरे पास मान लो कितनी बॉल थी, 10 बॉल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आइडेंटिकल बॉल थी। इन बॉल को 4 बॉक्स में डिवाइड करना है, 4 पार्ट में डिवाइड करना है, 4 बॉक्स में, लेकिन कोई बॉक्स खाली ना रहे। तो समझ लो इन बॉल को यानी इस लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 4 पार्ट। कितने पार्टीशन लगाऊं बीच में, 3। ऐसा तो एक पार्टीशन यहां लगा देता हूं, एक यहां लगा देता हूं, एक यहां, तो बताओ पहला बॉक्स क्या हो गया, खाली रह गया। दूसरे बॉक्स में कितनी बॉल आ गई, 5 6 जो भी है, तीसरे में 4, चौथा जब उसने कहा कोई बॉक्स खाली, इसका मतलब मैं पार्टीशन यहां तो नहीं लगा सकता। ऐसा तो उसको उठा के लगा, बताओ पहला बॉक्स में कितनी बॉल आ गई, 2, दूसरे में 4, तीसरे में 4, चौथा क्या हो गया, खाली रह गया। इसका मतलब ये पार्टीशन में कहां नहीं लगा सकता, कोने में नहीं लगा सकता, क्योंकि यहां लगाऊंगा तो ये बॉक्स खाली रह जाएगा, यहां लगाऊंगा तो ये लास्ट वाला बॉक्स खाली रह जाएगा। तो कहां लगा सकता हूं, मेरे पास कितने प्लेस है जहां मैं 3 पार्टीशन लगा सकता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 प्लेस है, उनमें से कितनी जगह लगाना पार्टीशन, 3। क्यों ना 9 प्लेस में से 3 प्लेस को क्या कर लूं, सेलेक्ट कर लूं, बॉल भी बॉक्स में चल जाएगी, कोई बॉक्स खाली ना। तो बताओ 9 में से 3 प्लेस को छाटने का तरीका 9C3। देखो बॉल भी छट गई, बॉक्स में चलेगी, बोले कैसे, मान लो पहला यहां लगा दिया, दूसरा यहां लगा दिया, तीसरा यहां लगा दिया। बताओ पहला बॉक्स कितनी बॉल आ गई, 1, दूसरे में 3, तीसरे में 4, चौथे में 2, बोल मैं तो सबको यहां लगाऊंगा 5 कोई बात नहीं। बताओ पहले बॉक्स में 1, दूसरे में 1, तीसरे में 1, चौथे में बताओ कितनी आ गई, 7। तो 9 में से केवल आपको 3 प्लेस छाटने थे, सारी बॉल बॉक्स में भी गई, कोई बॉक्स खाली भी ना रहा, बिना बेगर्स मेथड के। देखो मैंने 9 में से 3 प्लेस छाटे तो मेरा क्वेश्चन प्रूव हो गया। इसका मतलब दूसरा क्या कर रहा है, पहले को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, जबकि पहले को प्रूव करने के मेरे पास 50 तरीके, मैं बेगर्स मेथड लगा सकता हूं, मैं x की पावर 0 प्रूव करके ला सकता हूं, ऐसा कर सकता हूं, लेकिन मैंने बेगर्स लगाया, मैंने सिंपल 9 में से 3 प्लेस सेलेक्ट किए, ये क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। ठीक है, इसका मतलब एक्सप्लेनेशन। लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन नहीं है, बहुत कंट्रोवर्सी होती है, कोई कहता है इसे करो, कोई कहता है उससे करो, इसलिए बंद हो गया। ठीक है, बाकी अपन इसको कर सकते हैं। तो अगर मान लो फिर भी आ जाए तो ये मान के चलो कि स्टेटमेंट 2 की हेल्प से अगर आपने पहले स्टेटमेंट को प्रूव कर दिया तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। अगर आप स्टेटमेंट 2 की मदद से पहले को प्रूव ना कर पाए तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। स्टेटमेंट 1 को प्रूव करने के मान लो 3 मेथड है, लेकिन आप उन 3 में से वो वाला मेथड लगाना है जो किसने दे रखा है, स्टेटमेंट 2 में दे रखा है। जैसे स्टेटमेंट 1 के प्रूव करने के 3 मेथड, एक तो पूरा मल्टीपल थ्योरम, दूसरा समझ लो बेगर्स मेथड का रेडीमेड फॉर्मूला, और तीसरा ये अल्टरनेटिव मेथड की कोई बॉक्स खाली ना रहे। ठीक है, अगर मान लो ये कहता ईच बॉक्स कैन टेक एनी नंबर ऑफ बॉल, तो भी देखो बिना बेगर्स मेथड के कर सकता हूं। बताओ फिर पार्टीशन यहां लगा सकता नहीं लगा सकता, तो बताओ कितनी जगह हो जाएगी, 10 के बीच में 11, आंसर क्या आएगा 11C4, 11C3 आएगा नहीं। अब आपके बेगर्स मेथड से आएगा नहीं आएगा, भाई क्या करोगे, 10 बॉल को कितने में डालना था, 4 में 10 + 4 - दूसरा, लेकिन उस तरीके का मेथड करेंगे अपन ये वाला मेथड तभी लगाएं जब पहले कोई बॉक्स में, सॉरी कोई बॉक्स खाली ना रहे। लेकिन मैंने कंट्रोवर्सी क्वेश्चन है, कभी भी नहीं आते, पहले आए थे लेकिन बंद हो गए इसके बाद। इसमें बहुत नाटक हुए थे, कोई एक्सप्लेनेशन है कोई नहीं है, लेकिन जेईई मेन वाले ने फाइनली एक्सप्लेनेशन दिया, जबकि बुक में देखोगे आप कई जगह इसका आंसर लिखा हुआ है नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऐसे लिखा हुआ है। हां अब बोलो मेरे को एक्सरसाइज थर्ड फोर्थ में, थर्ड कर सकते हैं भाई, फोर्थ नहीं दिया इस सेट में लूंगा मैं, 5 अभी आ जाएगा, 6 करवा दिया मैंने ऐसा, 7 और 5 एक जैसे, 7 और 4 एक जैसे सेट में लेता हूं उसको मैं, 8 9 10 11 कर चुके सब डिस्कस। देखो 12 करवा दिया मैंने क्वेश्चन, दो मेथड से करवाया, केस बना के और मल्टीनोमियल। 13 वही 150 1 2 वाला, 14 अभी आ जाएगा, 15 अभी आ जाएगा, 16 करवा चुका, 17 18 19 20 मेरे ख्याल से सब कर चुके, डिस्कस भी हो चुके। बोलो किसी कराओ तो भी ठीक है, बढ़ो आगे। तो चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब एक प्रोफाइल बची अपनी ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन और एक है डी अलाइनमेंट थ्योरम, उसके बाद खत्म हो जाएगा टॉपिक, आज खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन सुनो पहले, मेन मेड है हालांकि। अपनी जो प्रोफाइल चल रही थी उसमें था आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का डिवीजन, और ईच पर्सन कैन टेक एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, बेगर्स मेथड लगा देते। ठीक है, या फिर एक इक्वेशन हो, उसके कौन से सॉल्यूशन पूछे, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल, वो सॉल्यूशन पूछे तो भी अपन कर सकते थे उसको भी। एक क्वेश्चन बनाया, मेन मेड देखना जवाब देना, देखने में लगता है जबकि देखना कर सकते हैं। बोले एक टाइड डिटर्जेंट, सबसे सफेद, नाम सुना होगा टाइड, ठीक है, टाइड वाले ने एक स्कीम निकाली कि अगर कोई भी किसी शॉप से टाइड डिटर्जेंट का पैकेट खरीदता है तो उसको एक कूपन मिलेगा, उसमें कूपन क्या मिलेगा, उसमें या टाइड का टी लिखा मिलेगा, या आई, या डी, या ई।
एक टाइड का अगर पैकेट खरीदा तो उसमें कूपन निकलेगा, उस कूपन पर या तो टी मिलेगा या आई को एक लेटर लिखा मिलेगा। अगर आप उस शॉपकीपर को पूरा टाइड नाम का वर्ड लिखा हुआ दिखा दो, TIDE, तो एक गोल्डन रिंग आपको मुफ्त में मिलेगी। ठीक है, अगर लक्ष्य में गोल्डन रिंग निकलेगी, तो एक गोल्डन रिंग मुफ्त में मिलेगी। एक आदमी ने, तुम में से किसी ने टाइड के 10 पैकेट खरीदे, गोल्डन रिंग दिखाते, क्या पता गोल्डन रिंग मिल जाए। टाइड के 10 पैकेट खरीदे तो उसके पास कितने लेटर इकट्ठे हुए होंगे? 10। किसी में टी आया होगा, किस पर खराब सारे क्या आ गए, टी आ गए, टाइड नाम का वर्ड बनाई हो। एक आदमी ने 10 पैकेट टाइड के खरीदे, इस बात के कितने तरीके होंगे कि उसको कम से कम एक गोल्डन रिंग मुफ्त में मिली होगी? इस बात के कितने तरीके होंगे कि उस पर्सन को कम से कम एक गोल्डन रिंग तो मुफ्त में मिली होगी, मतलब एक गोल्डन रिंग तो उसको मिली होगी प्राइस के तौर पर। तो पहले बताओ उसने टाइड के कितने पैकेट खरीदे? 10। तो उसके बाद TID ये सब मिलाकर कितने लेटर आए होंगे? 10। क्या पता किस्मत खराब हो, सारे क्या आ गए हो, टी, क्या पता सारे आई, लेकिन उसने कहा कम से कम एक गोल्डन रिंग तो उसको मिली है। इसका मतलब कम से कम एक टी, कम से कम एक आई, कम से कम एक डी और कम से कम एक ई तो उसके आई है। तो बताओ टी कहां से चलेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आई भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आया, ई भी कितना ले गए? 4। ये इक्वेशन हो गई। बताओ कितने बचे? 6। 6 को बताओ 4 में बांटने का तरीका, 6 + 4 - 1 C 4 - 1। बोले उसको कितनी भी गोल्डन रिंग मिली हो तो बताओ सारे कहां से चलेंगे? 0 से। बोले कम से कम 2 गोल्डन रिंग मिली हो तो कम से कम सब लेटर कहां से चलेंगे? 2 से। एक इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन होगा। तो आंसर है इतने तरीके से उसको कम से कम एक गोल्डन रिंग जरूर मिलेगी। तो ऐसा क्वेश्चन टाइड में बन सकता है, सर्फ एक्सेल में नहीं बन सकता, उसमें लेटर रिपीट हो जाएगा, चक्कर है ये सारे लेटर क्या है, अलग अलग है। ठीक है, निर्मा में बन जाएगा ये। तो ऐसा ही क्वेश्चन आया जेईई में बहुत पहले, असरसन रीजन में आया ऐसा क्वेश्चन कि एक बच्चा, इसी के साथ आया था बहुत पहले, एक बच्चा एक शॉप से 6 फ्लेवर की 5 फ्लेवर से 6 आइसक्रीम खरीदना चाहता है। एक बच्चा एक शॉप से 6 आइसक्रीम खरीदना चाहता है। शॉप पर 5 टाइप की आइसक्रीम अवेलेबल। कितने टाइप की? 5। लेकिन उसको खरीदनी कितनी है? 6। बोले 5 में से 6 कैसे खरीदेगा? टाइप है 5, वेराइटी है, आइसक्रीम का तो पूरा फ्रीज भरा पड़ा है। ठीक है, तो 5 फ्लेवर की आइसक्रीम अवेलेबल है, लेकिन कितने आइसक्रीम खरीदना चाहता है? 6। कितने टाइप से खरीद सकता है? फ्लेवर कितने हैं? 5। वनीला, चोकोबार, बटर स्कॉच, डबल संडे, मैंगो डोली, कोई भी नाम दे दिया। ये कितने हो गए? 5 फ्लेवर। कितनी आइसक्रीम लेनी है? 6। बोले कितने टाइप से? ये नहीं कहा कम से कम बेटा एक वनीला लानी। वनीला कहां से चलेगी? 0 से। आधी आधी थोड़ी लानी काट के। वनीला 0 से, चोकोबार 0 से, बटर स्कॉच 0 से, डबल संडे 0 से, मैंगो डोली 0 से। तो बताओ क्या करूं? 6 को 5 फ्लेवर में बांट दूं। कितने टाइप से खरीद सकता हूं? 6 + 5 - 1 C 5 में। कंडीशन लगा दे बेटा, हर टाइप की कम से कम एक आइसक्रीम तो लानी है। 1 1 1 1 सब में से घटाऊंगा, क्या बचेगा? 1 1 को कितने में डिवाइड कर दूं? 5 में। 1 + 5। अब कुछ लोगों को दिक्कत ही होती है, सर आइसक्रीम तो अलग अलग है, फिर आप ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हो? अरे मैं आइसक्रीम वाला वो नहीं लगा रहा, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट वाला नहीं लगा रहा, मैं तो कौन सा लगा रहा हूं? इंटीग्रल सॉल्यूशन वाला। समझ लो वनीला वाली आइसक्रीम मैंने x1 ली, ये x2, ये x3, x4, x5, ये टोटल मिला के कितनी आइसक्रीम लेनी? 6। हो सकता है मैं x1 एक भी नहीं लूं, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मैं तो वो लगा रहा हूं, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन लगा रहा हूं। ठीक है, बोले कैसे पता लगा इंटीग्रल? आइसक्रीम का काट के आधी लूंगा क्या? बताओ, नहीं सकता ना, नहीं तो यार। ठीक है, आइसक्रीम तो पूरी इंटीजर में लूंगा यार। तो इस तरह के क्वेश्चन पहले आते थे, बाकी अपन चाहें तो सब बना सकते हैं। तो 6 क्या बेटा? 0 1 1, फिर तो जितना ले आए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मान लो चोकोबार ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 घटा दो। बटर स्कॉच बोला कम से कम 2 लानी है, 2 घटा, सिंपल सा। ठीक है, नहीं वो तो फिर होती है कि 5 डिफरेंट आइसक्रीम को 7 बच्चों में बांटनी है, बांटने का काम करना है। तो कितने टाइप से कर सकता हूं? 5 डिफरेंट आइसक्रीम को 7 बच्चों में बांटने, बोले हर आदमी को कम से कम एक मिले, ऊपर वाले का फैक्टर ऊपर, नीचे वालों का नीचे, डिवीजन डिवीजन। ठीक है, कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मेन मेड है, आते नहीं है, लेकिन इस टाइप का बन सकता है। लेकिन एक क्वेश्चन मेरा है जो थोड़ा पहले सब्जेक्टिव में आता था, तो मल्टीनोमियल पूरा दिखाने के लिए मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। लिखो, 3 डाइस आर थ्रोन, 3 डाइस उछाले गए। ये प्रोबेबिलिटी में भी आएगा इसको मैं, लेकिन यहां प्रूव कर रहा हूं। 3 डाइस आर थ्रोन, 3 डाइस आर थ्रोन, then find the number of way, then find the number of way that sum of digit, that sum of digit। 3 डाइस मैंने उछाले, डाइस पे जानते कहां से कहां तक नंबर होते हैं? 1 से 6। then find the number of way that sum of digit on dice, sum of digit on dice will be 13, 1 3 13। 3 डाइस आपने उछाले, इन तीनों डाइस पर आने वाले डिजिट का सम कितना हो? 13। वहां प्रोबेबिलिटी पूछेगा, बोले थम 13 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो ऊपर तो जो भी कर रहा हूं वो लिखूंगा, बाकी नीचे टोटल केस तो बताओ। 3 डाइस उछालेंगे, 6 × 6 × 6 6 की पावर। प्रोबेबिलिटी बहुत सिंपल है, बस मेन उसका काम वो पहला केस है फेवरेबल जो भी कर रहे हैं। अब 3 डाइस उछाला, पहला उछाला, दूसरा उछाला, तीसरा उछाला, इस पर ऊपर टॉप पे क्या आया, इस पर क्या आया, इस पर क्या आया, इन तीनों डिजिट का सम कितना आना चाहिए? 13। अब नोट नहीं करना, थोड़ा होल्ड करना। ठीक है, मान लो पहले डाइस पर डिजिट आया D1, दूसरे पर D2, तीसरे पर D3, तीनों डिजिट का सम क्या लाना है? 13। एक वही क्वेश्चन बन गया। तो यानी 13 13 लाना सम। D1 पहले पर आया, D1 बताओ कहां से चलेगा? 1 से, क्यों? D1 से कम तो डाइस पाता नहीं। D2 1 से, D3 1 से। अब आपको सर 1 1 1 3 इसमें से घटा दो, बचा कितना? 10, 10 को 3 में बांट दो। ये आंसर आ गया। बिल्कुल गलत। क्या गलती बता सकता है कोई? नहीं नहीं नहीं, सही रीजन है, कौन बताएगा? धर्मेंद्र। 1 1 1 तुमने कहा तीनों को बांट दो, चलो दे दिया सबको, 1 1 तो आएगा कम से कम। फिर ये जो आप लगा रहे मैं कह रहा हूं गलत है। बेगर्स मेथड की कंडीशन क्या होती? ईच पर्सन कैन टेक एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, एनी। ठीक है, क्या बताओ D1 10 ले सकता है क्या?
क्यों नहीं ले सकता? डाइस पर 10 आता ही नहीं। D1 वाला मैक्सिमम कितना ले सकता है? 6। क्या कभी भिखारी से कहता बोले मैं 6 से ज्यादा ऑब्जेक्ट नहीं लूंगा, 7 मत देना, 8 मत देना, 9 मत देना? भिखारी तो कोई शर्त नहीं। चलो नीचे वाली शर्त को तो आपने पूरा कर दिया, बोले मैं कम से कम 1 लूंगा, ले बेटा 1 ले, तो आजा लाइन में। लेकिन तुमने तो अपर लिमिट भी लगा दी कि D1 मैक्सिमम कितना जा सकता है? 6। इसका मतलब कि अपर लिमिट तो कहां तक जानी चाहिए बताओ? अगर 10 है तो 10 तक जानी चाहिए। क्या पता मैं इसको 10 दे दूं, इसको 1 दे दूं, इसको 2 दे दूं, 13 आएगा। लेकिन क्या डाइस पर 10 आ सकता है क्या? नहीं। यानी यहाँ डाइस 1 की अपर लिमिट फिक्स है क्या? 6 है। तो बेगर्स मेथड तो आपका कंप्लीटली फेल हो गया। लोअर लिमिट फिक्स होती तो उसका तो मेरे पास जुगाड़ है, क्या कर देता? कम से कम उतना दे देता, अल्टरनेटिव कहने का मतलब, और लास्ट में निकाल देता। लेकिन अपर लिमिट आपने फिक्स कर दी कि डाइस 1 पर क्या नहीं आ सकता? मैक्सिमम 6 से ज्यादा नहीं आ सकता। तो तुमने मान लो एक सॉल्यूशन निकाला जैसे इसका, जैसे तुम तीनों डिजिट का सम 13 लगाना ना, ऐसा करें इसको 10 दे दें, इसको 2 दे दें, इसको क्या बताओ डाइस 1 पर 10 आ सकता है क्या? तो ये तो केस इसको सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा इसका मतलब। तो फिर क्या करें? तो देखो इस क्वेश्चन को आप उससे कर ही नहीं सकते, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बेसिकली। कैसे करूंगा? पूरे मेथड से करना पड़ेगा। डाइस 1 ये, डाइस 2 ये, डाइस 3। डाइस 1 पर या तो क्या आएगा? 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा। समझ लो डिजिट का नाम एक्स है। 1 आएगा या 2 आएगा या 3 या 4 या 5 या 6। एंड डाइस 2 पे बताओ क्या आएगा? या तो 1 या 2। तो भाई ब्रैकेट कितनी बार आएगा? 3 बार। पावर मल्टीप्लाई में क्या हो जाती है? ऐड। आपको सम कितना चाहिए ऐड करके? 13। तो बताओ इसमें किसका कोएफिशिएंट निकाल लूं? x की पावर 13 का। ये है पूरा मेथड। तो इससे वो बेगर्स मेथड बनेगा नहीं बनेगा देखना, इससे बहुत सारी चीज आएगी। बताओ सब में से क्या कॉमन आ रहा है? x। पहले किया था मैंने x1 प्लस x2 प्लस x3 डिजिट का सम 10 वाला क्वेश्चन। x क्या बनाया? क्या आएगा बाहर? x क्यूब 1 x x स्क्वायर x क्यूब। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे एडवांस में पहले। बताओ पावर कितनी? 3। किसका कोएफिशिएंट निकालना है? 13 का। 13 कहां से आ रहा है? क्या चाहिए आपको? सम 13। 12 चाहिए तो 12 का निकालो। ये उधर जाएगा, क्या कर देगा इसको? x की पावर 10। कौन सी सीरीज बन रही है? जीपी। सब पढ़ा चुका। बताओ फर्स्ट टर्म 1, कॉमन रेशियो x, नंबर ऑफ टर्म 6, a इंटू 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r होल पावर क्या चल रही है? 3। किसका कोएफिशिएंट चाहिए? 10 का। ये ऊपर जाएगा नहीं जाएगा? क्या हो जाएगा ऊपर? 1 माइनस x की पावर -3। किसका कोएफिशिएंट चाहिए? 10 का। बेगर्स मेथड में क्या होता था? इधर वाला काम का नहीं था, लेकिन आज इधर वाला भी काम का है। बताओ यहाँ क्या है? 6 और यहाँ क्या है? 10। जब इसको खोलोगे बताओ इसमें भी आएगा नहीं आएगा? तो इसको भी बाइनोमियल से खोलूंगा। ये पॉजिटिव वाला बाइनोमियल, ये नेगेटिव वाला। बताओ पॉजिटिव वाला बाइनोमियल 3c0 माइनस 3c1 x की पावर 6 प्लस 3c2 x की पावर क्या आ जाएगी? 12। 12 मेरे काम की नहीं है, डैश डैश डैश। इसको खोलूंगा बाइनोमियल से, बताया था माइनस माइनस क्या आएगा? प्लस। पहला नंबर बताओ 1, दूसरा 3c1 x। अब एक ऊपर बढ़ाऊंगा एक नीचे, बताओ क्या आएगा? 4c2। अगला 5c3। एक ऊपर बढ़ाऊंगा एक नीचे, अगला 6c4। ऐसे चलता जाएगा, देखे जाना कहां तक जाता है ये? इनफाइनाइट। खत्म हो गया क्वेश्चन। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि क्या आ जाए? x की पावर 10 आ जाए। तो बताओ किससे करना पड़ेगा? x की पावर 10 से। सोच के आराम से, x की पावर 10 का कोएफिशिएंट क्या होगा उसमें? जब यहां तो क्या आएगा बताओ? 10। ऊपर क्या बताया था? दिस प्लस दिस -1। कितना आएगा? 12 आएगा। नहीं तो अंतर कितने का चल रहा है? 2 का। ऊपर वाला क्या आएगा? 12 माइनस माइनस 3c1। x की पावर 6 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? x की पावर 10 आ जाए। किससे करूंगा? 4 से। तो पता x की पावर 4 का कोएफिशिएंट क्या है? 6c4। ये आपका फाइनली आंसर। दिस इज 1, दिस इज 12c2 जो कि होता है 12 इंटू 11/2। कितना? 66 माइनस 6c4। 6c2 के बराबर होता है 15। 15 इंटू 3 45। घटा दो कितना बचा? 21। 21 तरीके से डाइस पर जाने वाले सम कितना ला सकते हैं? 30। ये पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया करते थे तभी, लेकिन ऐसा क्वेश्चन इस साल आया अपने जेईई मेन में। देखो एक उसमें आया था कि तीन डिजिट का नंबर बनाना है, तीनों डिजिट का सम 10 आए, 10 या 7 जो भी बोला, तीनों डिजिट का सम 10 आए। इस बात के कितने तरीके होंगे? कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 3 का। ये पहला डिजिट, ये दूसरा, ये तीसरा। तीनों डिजिट का सम क्या है? 10 आए। तो बताओ पहला डिजिट कहां से कहां जाएगा? 0 थोड़ी आता बेटा पहले में। 1 से लेकर 9, दूसरा 0 से लेकर 10 9, तीसरा 0 से लेकर। कुछ ऐसा कर दो आप, D1 प्लस D2 प्लस D3 बराबर 10 कर दो। क्या बताओ ये अगर 10 ले गया तो ये मान लो 0 ले गया, क्या 0 ले जा सकता है क्या? नहीं। तो इसके ऐसे नहीं करके मैं ऐसे करूंगा। देखना क्या बताओ, पहला क्या लेगा? 1 या 2। कहां तक जाएगा पहला डिजिट? 9 तक। दूसरा बताओ क्या? 0 से लेकर 9 तक। तीसरा 0 से लेकर, ये तो वापस ये आएगा। क्या कर दूं इसका? स्क्वायर। किसका कोएफिशिएंट निकालो? सम कितना चाहिए? 10। अब ये भी क्या है? जीपी। क्या कॉमन आ जाएगा इसमें से? x। x को काटेगा नहीं काटेगा? काटेगा। ये भी क्या है? जीपी। सोल्व करूंगा, इसको भी सोल्व करूंगा। ऐसे 3 ब्रैकेट बनेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए? जहां x की पावर क्या आ जाए? 10। वही मेरा क्या है? आंसर है। वही तो इस तरह के क्वेश्चन पहले सब्जेक्ट में आते थे, लेकिन बोले सर ये फिर क्यों आ गया? इसका तो मेरे पास अल्टरनेटिव अभी कर सकता हूं। इसको तो देखना मैं बेगर्स मेथड से कर सकता हूं। ईच पर्सन कैन टेक एनी नंबर। क्या बताओ ये 9 नहीं ले सकता क्या? ले सकता है? ले सकता? नहीं ले सकता। लेकिन क्या 10 ले सकता है क्या? नहीं। लेकिन आपको सम कितना चाहिए था? 10। तो इसको तो देखना मैं पुराने मेथड से कर सकता हूं। कितना चाहिए सम? 10। x1 कहां से चलेगा? 1 से। x2 कैसे पता चला x1 1 से चलेगा? 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो बताओ कितना दे दूं इसको? 1। 1 चला गया, कितना बचा? 9। अब देखना क्या बताओ ये 9 नहीं ले सकता क्या? ले सकता है। ये ले सकता है, ये ले सकता है। ईच पर्सन कैन टेक 0 भी ले सकता है, 1 ले सकता है, 2 ले सकता है, सारे के सारे 9 दे सकता है उसको। लेकिन अगर मान लो इसको 9 दे दिया तो 9 तो ये ले गया और 1 पहले ले गया। बताओ क्या ले गया? 10। इसमें एक केस आएगा जिसमें क्या ले जाएगा? 9, यानी पूरा क्या ले जाएगा? 10। वो केस मेरे काम का नहीं है, तो क्यों ना क्या करूं, टोटल में से वो केस घटा दूंगा। तो पहले बताओ 9 को कितने में बांटना है? 3 में। 9 प्लस 3 माइनस 1c, 3 माइनस 1 क्या आ गया? 11c2। ये होता है 55। इसमें से लेकिन एक केस क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। कौन सा केस? जब 9 ये ले जाएगा तो 9 और 1 10। पहला डिजिट क्या 10 हो सकता है क्या? नहीं। तो वो एक केस घटा दो, मेरा आंसर आता है। इसलिए तो एग्जाम में आ चुका, इसलिए ऐसा कर दिया। लेकिन वहां क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वहां जैसे घटाने के बाद भी कितना बच रहा था? यहाँ पर कितना बच रहा था? 13। क्या बात? 10।
क्या ये 10 ले सकता है क्या ये 9 ले सकता है क्या ये 8 ले सकता है क्या? डाइस तो मैक्सिमम कितना जाता है 6। तो हम कहते हैं कि जब ईच पर्सन कैन टेक एनी नंबर नहीं ले सकता हो, फिर आप बेगर्स मेथड लगाओ मत, फिर आप हमेशा इस मेथड से करो। थोड़ा सा बड़ा होता है लेकिन ये पहले सब्जेक्टिव में आते हैं, एडवांस में तो एडवांस में भी नहीं आते। पहली बात तो मल्टीनोमियल थ्योरम कोर्स में है ही नहीं, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला तो काम है ही अपना n+r में। कर सकता, बिल्कुल कर सकता, इसमें कर सकता हूं बेटा, इसमें ही कर सकता हूं। सम अगर 6 रहता तो कर सकता हूं, इसमें सम 7 रहता तो बेगर्स मेथड से नहीं कर सकता, ठीक है। ये कह रहा है कि अगर सम 7 लाना हो सर, कितना 7, तो बताओ सम कितना 7 लाना है, लेकिन बताओ ये तो कहां तक जा सकता है डाइस पर 9, आप लाना चाहते हो क्या 7, तो ये तो कह रहा मैं तो 9 लूंगा तभी लाइन मांगूंगा, आप लाना चाहते हो 7, नहीं कर सकता। कौन सा मेथड लगाऊंगा, वही वाला। इसलिए जब आपको लगता है कि ईच पर्सन कैन टेक एनी वाला कोर्स पूरा नहीं हो रहा, मतलब नहीं हो रहा इसमें, तो इसका मतलब फिर तो आप ये मेथड लगाने का कौन सा मेथड लगाओ, यही वाला लगाओ। इसलिए मैंने जानकर के लिए, हालांकि आता नहीं, और आए तो भी छोड़ना है क्योंकि बहुत लेंदी होता है, बहुत टाइम लगता है इन क्वेश्चन सब्जेक्ट में, पहले आते थे। कोई सा भी क्वेश्चन मान लो मैं तो कहूं, देखना इधर, यही डाइस वाला क्वेश्चन अगर मैं ये देता कि बेटा 3 डाइस को उछाला, उन पर आने वाले डिजिट का सम 5 हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी मैं डायरेक्ट बेगर मेथड लगा सकता हूं। बोले कैसे, बताओ क्या 5 नहीं ले सकता, ले सकता, लेकिन क्या 5 नहीं, कितना होना चाहिए 6, 6 5 पे भी नहीं लगा सकता क्योंकि डाइस तो 6 भी तो लेता है। तो बताओ क्या 6 नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, क्या 6 नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, डाइस पे 6 नहीं आता, क्या आता है, लेकिन सब डाइस कहां से शुरू होंगे, कहां से 1 से, 1 1 1 तीनों को दिया, कितना बचा 3, 3 बचा, 3 को कितने बार दूं 3 में। तो सर मैं अगर ये नहीं लगाकर वही लगाऊं तो भी आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल 100% आएगा, ठीक है। तो तुम्हारी इच्छा हो ये लगाओ चाहे वो लगाओ, लेकिन हम कहते हैं कि बेगर्स मेथड तभी लगाओ जब ईच पर्सन कैन टेक एनी, 0 भी ले सके 1 भी ले सके, मैक्सिमम जितना हो उतना भी ले सके, ठीक है, तभी लगाएं। बाकी आते नहीं, आते बेगर्स मेथड कहिए, ईच पर्सन कैन टेक एनी नंबर, फिर भी अपन चाहें तो ये वो सर इसको इतना करने की जगह अपन केस बना के कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 3 डिजिट पे कितना लाना सम 13, तो केस बना ले 6 6 1, बताओ तेरा आया नहीं आया सम, ठीक है। कितने केस छुपे हैं इसमें 3, वेरी गुड, 3 केस है बेटा, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2, 6 5 2, 11 और 2 13, कितने केस छुपे हैं फैक्टोरियल 3, और बोलो 5 5 3, कितने केस में 3 4 6 2 2 नहीं 3, बताओ कितने फैक्टोरियल 3 6, और बोलो 4 4 5, कितने 3, और बोलो उसको मतलब तो आपको लग रहा है कि किस आंसर है, ले आप देख नहीं रहे इसमें चक्कर पे कहीं भूल तो नहीं क्या, और काउंटिंग में चलो अपन दिख जाएगा, कहीं भूलने का चक्कर में देखो कितना 6 6 12 3 15 3 18 3 21, इसका हो गया, आपको आंसर पता इसलिए हो गए, अदरवाइज तो आप अभी सोचते जाते कि कहीं भूल तो नहीं गया। ऑप्शन में 21 भी है 24 भी है, ठीक है, तो ऐसा लगता है कि कोई भूल गया। देखो आप मान लो सर 3 3 करो, 3 3 6 और 7 7 डाइस पर नहीं आता, तो अपन चाहे तो केस बना के कर सकते, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन केस में बस ये चक्कर है कि कोई केस मिस हो जाए, भूलने का चक्कर पड़ता है, इसलिए इसमें कभी भूलने का चक्कर नहीं है। तो आता ही नहीं ना, 3 डाइस उछलाता, डाइस कितने उछलाता है 2, और 2 पे तो अपन केस बनाएंगे। हालांकि मैं तो देखना प्रोजेक्ट में 3 की बनाऊंगा, एक टेबल बनाऊंगा जिसको अपन चाहे तो याद कर सकते हैं, तो अपन इससे ही बच सकते हैं उससे ही बच सकते हैं। लेकिन 3 की जगह तो मान लो 5 डाइस उछलाए तो फिर तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए बेस्ट तो ये मेथड है अगर आता है तो, बाकी नहीं आता 0% चांस है, मान के चलो सब्जेक्टिव हो जाता है क्वेश्चन, बहुत लेंदी हो जाता है। अब बढ़ेंगे आगे, ये तो मैंने ऐसे करवाया और बेच में तो नहीं करवाया मैंने, इस तरह से अपन कर सकते हैं। बोले सर 4 डाइस को चलाए और सम 13 लाए तो बताओ ये ब्रैकेट कितनी बार आएगा, 4 बार, पावर 4 कर दूंगा, कुछ नहीं करूंगा। ऐसा एक बाइनोमियल बन जाएगा, पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला, पॉजिटिव वाले को खोलो, बोले कहां तक खोलो, x की पावर 10 या उससे कम तक, उसके बाद वाले को नेगलेक्ट कर लो। बोले यहां पहले ही मान लो पावर 11 आ जाती तो ये मेरे काम का नहीं है, क्योंकि कहां तक जाना है 10 तक, इसमें तो काम का केवल क्या है 1, फिर ये मेरे काम का नहीं, फिर तो वही काम का है, फिर तो वो तो बेगर्स मेथड कहलाता है उधर वाला, एक तरह से दिखाया। लेकिन यहाँ क्या आ गया 6 आ गया, तो क्या पता इसमें से 6 लूंगा, इसमें से क्या ले लूंगा 4, 6 + 4 भी तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। देखो 2 केस बने, तो अगर ऐसा आ जाए तो अपन ऐसा कर सकते हैं। ये स्कोरिंग क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग छोड़ते हैं और जो कर देते हैं उन्हीं का स्कोर बन जाता है, ये वाले थे। हाँ, फैन चालू करवाओ, नोट करो, ये करूंगा। चलो जी बढ़े आगे, कर सकते हैं। मान लो मैं आपसे कहूं कि 4 डिजिट हैं जो बनाए गए हैं 1 2 3 4 और 5 को लेकर, 4 डिजिट हैं जो इन डिजिट से बने हुए, सभी डिजिट का सम 10 आए, इस बात के चांस क्या होंगे, यानी इस बात के कितने तरीके होंगे, बताओ क्या लिखोगे पहले डिजिट पर, 1 आएगा या 2 आएगा, कहां तक, ऐसे कितने डिजिट है लेकिन 4, क्या लाना है सम 10, इसका कोएफिशिएंट निकालोगे x की पावर 10 का।
ठीक है, उस ऐसा कर लेना, पहला डिजिट प्लस दूसरा डिजिट प्लस तीसरा डिजिट प्लस चौथा डिजिट। लो मैं आपसे कहूं कि 4 डिजिट हैं जो बनाए गए हैं 1 2 3 4 और 5 को लेकर, 4 डिजिट हैं जो इन डिजिट से बने हुए, सभी डिजिट का सम 10 आए, इस बात के चांस क्या होंगे, यानी इस बात के कितने तरीके होंगे, बताओ क्या लिखोगे, पहले डिजिट पर 1 आएगा या 2 आएगा, कहां तक, ऐसे कितने डिजिट है, लेकिन 4, क्या लाना है सम 10, इसका कोएफिशिएंट निकालोगे x की पावर 10 का, ठीक है, बस ऐसा कर लेना, पहला डिजिट प्लस दूसरा डिजिट प्लस तीसरा डिजिट प्लस चौथा डिजिट बराबर 10, ईच पर्सन कैन टेक एनी नंबर, लेकिन बताओ पर्सन तो कहां तक जा रहा है, मैक्सिमम 5 तक, लेकिन यहां तो कितना है 10 तक जाना चाहिए, तो ये प्रोसेस तो लगेगा ही नहीं आपको, ऐसे ही करना पड़ेगा, ईच पर्सन कैन टेक एनी नंबर नहीं हो रहा, भाई 10 है तो बताओ ये आदमी 10 ऑब्जेक्ट लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, लेकिन आपका तो मैक्सिमम कितना ले रहा है, ये 5 ही लेगा, या तो 1 होगा या 2 होगा, तो आप ऐसे इस मेथड से कर सकते हो। एक क्वेश्चन किया था अपन ने, डिजिट 1 2 3 की हेल्प से 7 डिजिट का नंबर जो इस साल जेईई में भी आया, शीट में पहले भी रखा है, जिसका सम क्या है 10 आए, याद हो तो मैंने केस भी बनाया था, एक 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 5 बार केस से जल्दी आंसर आ गया था, अदरवाइज तो बताओ क्या करूंगा, कितने डिजिट की हेल्प से, इन 3, कितने डिजिट का बनाना है 7 का, पहला डिजिट या तो 1 होगा या 2 या 3, ऐसे कितने डिजिट हैं 7, तो 7 टाइम आएगा x की पावर किसका कोएफिशिएंट निकालूं 10 का, बोले अब क्या करोगे, सेम क्वेश्चन बताओ क्या कॉमन आएगा बाहर, x की पावर 7, क्या बचा अंदर 1 प्लस x स्क्वायर, किसका कोएफिशिएंट निकालना है 10 का, कितनी बार कटेगा 3 बार, बताओ क्या हो जाएगा ये जीपी 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स, पावर कितनी 7, ऊपर जाएगा, सेम मेथड लगा रहा हूं, ठीक है, नींद में भी सही करेंगे, ये बताओ 3 काम का है या नहीं है, इसको खोलूंगा, क्या आएगा, पहला 7c0, अगला 7c1, आगे का नहीं लिखूंगा, ठीक है, एक्स क्यूब चल रहा है, इसको बताओ क्या लिखूंगा 1 प्लस 7c1x, अगला एक ऊपर बढ़ाओ एक नीचे बढ़ाओ, चलता जाएगा इसे, अगला बोलो एक और लिखवा दो 9c3, कहां तक जाना है क्यूब तक, आगे लिखना बेकार है, इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा एक्स क्यूब आ जाए 9c3 से, आ गया 7c0 इंटू 9c3, इसको किससे करूंगा एक्स क्यूब आ जाए 1 से, माइनस 7c1, 77 इसका आंसर आया था, याद हो, ठीक है, नहीं तो अपने केस बना के केस बनाना बिल्कुल सही है, पढ़ सकते हो आप, लेकिन केस में बस यही चक्कर पड़ता है कि कोई केस भूल तो नहीं गया, ये है, ठीक है, हाँ अगर ऑब्जेक्टिव आए तो थोड़ा आंसर से आइडिया लग जाता है कि उसका मिल गया, भूला नहीं, थोड़ा सा जरा देर का थोड़ा हो सकता है भूल, इंटीजर आंसर टाइप के आते हैं क्वेश्चन जनरली, उसमें तो फिर आपको लिखना ही, आप भूल गए तो गलत आंसर लिख दिया, आपने 60 बनाया पहला 77 बना टोटल, तो फिर इस तरह का मेथड लगाइए। चलो अब बढ़ते हैं आगे, प्रोफाइल 5 डालो, लास्ट प्रोफाइल है, एप्लीकेशन ऑफ पीएनसी इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ पीएनसी इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अब जो मैं चीज ले रहा हूं ये जेईई मेन और एडवांस में नहीं, ये किसी भी कंपटीशन में आगे फ्यूचर में, ठीक है, कोई भी मान लो हाँ जॉब के लिए कंपटीशन दे उसमें भी आ सकता है, यहां तक कि पटवारी रेलवे भर्ती बोर्ड इन सब में भी आ सकता है, तो ये ऐसे क्वेश्चन, प्रोफाइल 5 एप्लीकेशन ऑफ पीएनसी इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यूपीएससी कहीं भी किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम में पूछ सकता है, मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट टाइप के, प्रोफाइल 5 एप्लीकेशन ऑफ पीएनसी इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एडवांस में सबसे पहले यही प्रोफाइल पढ़ाते हैं। नंबर 1 पहला, ये कुछ चीजें जो मैं प्रूव भी कर रहा हूं, बाद में चाहो तो इनको फॉर्मूला की तरह याद भी रख सकते हो, बहुत सिंपल चीज है। पहला पॉइंट क्या है मेरा, लिखो पहले पॉइंट में, इन अ प्लेन, और ये जो प्रोफाइल है भाई ये कोऑर्डिनेट्स कहीं भी आ सकती है, किसी भी जगह मिक्स कर सकता है इस प्रोफाइल को, इन अ प्लेन देयर आर n डिफरेंट पॉइंट, इन अ प्लेन देयर आर n डिफरेंट पॉइंट्स, एक प्लेन में n डिफरेंट पॉइंट है, आउट ऑफ देम p पॉइंट्स आर कोलिनियर, इन अ प्लेन देयर आर n डिफरेंट पॉइंट, out of them p small p points are collinear, then फर्स्ट पार्ट डाल दो, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, बोला किसी प्लेन में अगर n डिफरेंट पॉइंट हो जिनमें से p पॉइंट कोलिनियर यानी एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो बताओ इन पॉइंट से टोटल कितनी लाइन बनेगी, देखते हैं पहले, छोटे समझते हैं बाद में फॉर्मूला बन जाएगा। मान लो मेरे पास 4 डिफरेंट पॉइंट, कोई कोलिनियर नहीं, थोड़ा देख ले, तो बोले कितनी लाइन बनेगी, लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत पड़ती है 2 की, अब चाहे ऐसे मिलाओ चाहे ऐसे मिलाओ, अरेंजमेंट कोई नहीं होगा, केवल क्या करना है सिलेक्शन, तो 4 में से कितने पॉइंट को सिलेक्ट कर लूं 2 को, 4c2, बताओ कितनी लाइन बनी 6, बना के बताओ, एक ने ये बना दी 1 2 3 4, इन दोनों को मिला दिया 5 6, कर सकते हैं यानी 4c2, लेकिन अगर यही क्वेश्चन में दूं बेटा 4 पॉइंट है जिनमें 3 तो कोलिनियर है एक अलग, 4 में से 3 क्या है कोलिनियर, अब बोले कितनी लाइन बनेगी, आपने वही लिख दिया 4c2 6, तो देखिए 6 बना के बताओ, वैसा देखो 1 2 3 4 5, फिर इन दोनों को मिलाया 6, तो ये लाइन कितनी बार गिन लिया आपने 3 बार, इसका मतलब ये लाइन तो इनफाइनाइट लाइन है, तो बहुत सारे लाइन सेगमेंट है 1 2 3 इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये आपने 1 2 और एक 3 गिन ली, जबकि कोलिनियर पॉइंट केवल कितनी लाइन बनाते हैं एक, तो क्यों ना क्या करें, जो आपने 4c2 लिखा ये तब सही था जब कोई पॉइंट कोलिनियर ना हो, लेकिन अगर कोलिनियर है तो क्या करो, इसमें से कोलिनियर पॉइंट से बनी हुई सारी लाइन घटाओ, कोलिनियर पॉइंट कितने 3 से आपने इस फॉर्मूले में कितनी लाइन बनाई होगी 3c2, तो पहले वो घटा दो, लेकिन आपने पूरी घटा दी ये लाइन, लेकिन ये तो जानते हैं एक लाइन तो बनाएंगे, इसलिए पीछे क्या कर दो +1, टोटल लाइन में से कोलिनियर पॉइंट से बनी हुई सारी लाइन क्या कर दो हटा दो, साफ ही कर दो, लेकिन मैं जानता हूं कोलिनियर पॉइंट एक लाइन तो बनाएंगे, इसलिए क्या कर दूं +1, तो अब बताओ मेरे केस में कितने पॉइंट है टोटल n, तो बताओ अगर n सभी अलग अलग होते कोई कोलिनियर नहीं होते तो मेरा आंसर क्या आता nc2, लेकिन उसमें क्या बोला p पॉइंट्स क्या है कोलिनियर, तो कोलिनियर पॉइंट से बनी हुई सारी लाइन क्या कर दूं घटा दूं, लेकिन आपने तो पूरी लाइन घटा दी, पूरा खाली कर दिया, जबकि जानता हूं कोलिनियर पॉइंट एक लाइन तो बनाते, इसलिए पीछे क्या कर दूं +1, अब अपने लिए फॉर्मूला हो गया, बोला जाए बेटा 10 पॉइंट है जिनमें 4 कोलिनियर है, कितनी लाइन बनेगी 10c2 - 4c2 +1, बोले कोई भी कोलिनियर
कोलिनियर नहीं है तो बताओ कितनी लाइन बनेगी 10C2, ठीक है। बोले सारे कोलिनियर है, कितनी लाइन बनेगी, एक बनेगी। क्यों, क्योंकि 10C2 माइनस 10C2 प्लस 1 तो कट के बन ही आएगा। तो सारे कोलिनियर बोले 10 के 10, बोले कितनी लाइन बनेगी, एक ही लाइन बनेगी, ठीक। तो नोट कर लो, ये फॉर्मूला हो गया अपने पास कि n पॉइंट है जिनमें से p पॉइंट कोलिनियर है, बोले कितनी स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो आंसर है NC2 माइनस PC2 प्लस 1। अब ये n और p की वैल्यू देगा, बाकी यही क्वेश्चन है। तो पहला पॉइंट सबसे सिंपल जो कहीं भी काम आ सकता है, नोट कर जाओ। फिर फर्स्ट का सेकंड, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे। n डिफरेंट पॉइंट थे जिनमें p पॉइंट क्या थे, कोलिनियर। तो ट्राइंगल कितने पॉइंट को मिलाने पे बनता है, 3। तो पहले ऐसा करें NC3। लेकिन अगर मान लो ये p पॉइंट जो थे, मान लो 5 पॉइंट कोलिनियर है, क्या इनमें से किन्हीं 3 को मिलाने पे ट्राइंगल बनेगा, नहीं। लेकिन आपने तो बना दिया क्योंकि इसमें p पॉइंट क्या थे, कोलिनियर। तो क्यों ना क्या करें, कोलिनियर पॉइंट से बनने वाले इमेजिनरी ट्राइंगल जो आपने मन में बना लिए गलती से, उनको क्या कर दूं, घटा दूं। तो बताओ क्या कर दूं, NC3 माइनस PC3। बोले प्लस 1 क्यों नहीं, कोलिनियर पॉइंट लाइन तो बनाते हैं लेकिन ट्राइंगल तो एक भी नहीं बनाते, प्लस कुछ करूंगा। नोट कर लो ये फॉर्म। अपने तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन फर्स्ट के सेकंड पार्ट का है। मैं बोलूं जैसे ये क्वेश्चन आया जेईई में, तो शीट में रखा है 10 पॉइंट है, बोले 6 कोलिनियर है, कितने ट्रायंगल बनेंगे, 10C3 माइनस 6C3 दैट इज 100। 10C3 120 होता है, 6C3 तो कोलिनियर पॉइंट से एक भी ट्रायंगल नहीं बनता, इसलिए कोलिनियर पॉइंट से बने हुए सारे ट्रायंगल घटा दो जो आपने इसमें गलती से बना दिए थे। बोले सर पॉइंट कोलिनियर ही नहीं हो तो फिर कितने ट्रायंगल बनेंगे, NC3। मान लो क्वेश्चन ही दूं कि एक सर्कल पर n डिफरेंट पॉइंट है, सर्कल पर पॉइंट देने का मतलब ये कोलिनियर नहीं बल्कि कौन साइक्लिक है, साइक्लिक ऑर्डर में, उसमें सर्कल पे लाई कर रहे हैं। तो बताओ n डिफरेंट पॉइंट है, अब कितने ट्रायंगल बनेंगे, NC3। सिंपल सा, ये कोलिनियर है इसमें सीधा क्या आ जाएगा, NC3। तो अभी करते हैं क्वेश्चन। तो अब पॉइंट नंबर 2, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चन पिछले 3 साल से जब से ऑनलाइन चालू हुआ है, पॉइंट नंबर 2 पे क्वेश्चन पूछा है हर सेट में, करीब करीब एक क्वेश्चन इस टाइप का आया है हर सेशन में, सॉरी। नंबर 2 क्या है, देखो समझना पहले। मान लो मेरे पास हेक्सागन है, भाई जिसको ये थ्योरी से प्रूव कर रहा हूं मैं, तो मान लो नहीं आ रहा समझ में तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला याद रख सकते जो मैं बना रहा हूं। ये हेक्सागन है, बोले इस हेक्सागन में कितनी वर्टिसेस होती है, 6, अंडरस्टूड, 6 साइड होगी। डेकागन में कितनी वर्टिसेस, 10, साइड कितनी, 10। दो डेकागन 12, दो डेकागन नहीं बोला, दो डेकागन 12 साइड का होता है, ठीक है। डेकागन तो 10 का, दो डेकागन 12 का। फिर वो देगा, बोला एक हेक्सागन है, बोले इसमें कितनी साइड होगी, तो बच्चा बता सकता है पापा 6 होगी। डायगोनल कितने होंगे, डायगोनल, डायगोनल कितने होंगे। अब डायगोनल किसे बोलते हैं, अगर दो पास पास वाली कॉन्जुगेटिव वर्टिसेस को मिलाओ तो क्या कहलाती है, साइड। बाकी दूर दूर वाली को मिलाओ तो क्या, डायगोनल। 1 2, मान लो भैया रेलवे में, बताओ कितने डायगोनल होंगे, देखें 3 4 5 6 7 8, कौन सा 9, अभी भी ऐसा लग रहा है कुछ भूल गया, रिपीट कर दिया। 9 ही आंसर, 10 आंसर, 10 है, 9 9। अब देखना कैसे, ऐसे नहीं करके अपन क्या करें, कहते हैं कि डायगोनल भी क्या है, एक लाइन है, ठीक है। तो हेक्सागन कितने पॉइंट से मिलकर बनता था, 6 पॉइंट। हेक्सागन के पॉइंट क्या लाइन में लाई करते हैं क्या, हेक्सागन या कोई भी पॉलीगन उसके पॉइंट कहां लाई करते हैं, सर्कल पर। सर्कल सर्कल अगर मान लो मैं सब्सक्राइब करूं तो सर्कल बनेगा, इसका मतलब कोई पॉइंट कोलिनियर नहीं है। तो बताओ 6 डिफरेंट पॉइंट है, इनसे कितनी लाइन बनेगी, 6C2 यानी 15 लाइन बनेगी। अब लाइन में आपने ये वाली भी ले ली होगी, ये वाली भी आई होगी, ये वाली भी आई होगी, ये भी आई होगी, तो क्या करें, क्यों नहीं क्या माइनस कर दें, साइड माइनस कर दें। बताओ हेक्सागन में कितनी साइड, 6, तो आंसर आ गया 15 माइनस 6 कितना, 9, ठीक है। तो अब मैं बोल सकता हूं कि n साइड वाला पॉलीगन है, बोले कितने डायगोनल बनेंगे, NC2 माइनस n। n क्या चीज है, नंबर ऑफ साइड। तो अपने आया कई बार क्वेश्चन, भी बताऊंगा कौन सा है। एक तो ये आया कि डेकागन में कितने डायगोनल होंगे, 10C2 माइनस 10 35। तो देखो इन n साइडेड पॉलीगन, इन n साइडेड पॉलीगन द नंबर ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू NC2 माइनस n। अपन ने क्या करा, n डिफरेंट पॉइंट से पहले पूरी लाइनें बना ली, द नंबर ऑफ डायगोनल, उन लाइन में से क्या घटा दी, साइड घटा दी, बचे हुई लाइनें डायगोनल आ गई। तो n डिफरेंट पॉइंट से पहले टोटल लाइन बनाई, उसमें से साइड घटा दी, पॉलीगन की n साइड, तो डायगोनल आ गया। अब देखना एक बार तो क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन तो भी लूंगा मैं, ये क्वेश्चन शीट में इसको मैं ओरली बता रहा हूं, और सिंपल एडवांस में बल्कि क्या आया क्वेश्चन कि एक सर्कल है, यही क्वेश्चन फिर अपने जेईई में रिपीट हुआ, और इसमें n डिफरेंट पॉइंट है। सर्कल पर पॉइंट देने का मतलब क्या हुआ, कोई कोलिनियर नहीं बल्कि क्या बनाएंगे, देखे जाए पॉलीगन। कितने साइड वाला पॉलीगन बनेगा, n साइड वाला। बोला एक सर्कल पर n डिफरेंट पॉइंट है, ठीक है। दो कॉन्जुगेटिव पॉइंट को तो ब्लू कलर की लाइन से जोड़ा, कॉन्जुगेटिव पॉइंट को किससे जोड़ा, ब्लू कलर की, जैसे ये दोनों ब्लू ब्लू, सारे कॉन्जुगेटिव पॉइंट को किस लाइन से जोड़ा, ब्लू कलर से। क्या कहलाएगी ब्लू कलर की लाइन, पॉलीगन की साइड लाइन। बाकी जो दूसरे पॉइंट है, कॉन्जुगेटिव नहीं, नॉन कॉन्जुगेटिव पॉइंट को, इसको ब्लैक कलर से जोड़ा, सॉरी ब्लैक, नॉन कॉन्जुगेटिव को किससे जोड़ा, ब्लू कलर से, जैसे ये नॉन कॉन्जुगेटिव लाइन को, नॉन कॉन्जुगेटिव पॉइंट को किससे जोड़ा, ब्लू कलर से। फिर लास्ट में बोला कि ब्लैक कलर की लाइन और ब्लू कलर की लाइन दोनों बराबर हो, तो बताओ कितने साइड का पॉलीगन था, n का वैल्यू क्या था। ब्लैक कलर की लाइन क्या है, साइड कितनी, n। ब्लू कलर की लाइन क्या है, डायगोनल, डायगोनल क्या, NC2, दोनों क्या दे रखे थे, बराबर। आगे आंसर NC2 बराबर 2n। NC2 क्या होता है, n इंटू n माइनस 1/2, ये n से n कट गया, n माइनस 1 इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5। तो बताओ कितनी साइड का पॉलीगन होगा, 5 साइड। ये एडवांस का क्वेश्चन अपनी शीट का है। बोला एक सर्कल था, उसमें n डिफरेंट पॉइंट है, पास पास वाले पॉइंट को किससे जोड़ा, ब्लैक कलर वाली स्ट्रिप से जोड़ा, और दूर दूर वाले पॉइंट को किससे जोड़ा, ब्लू कलर की स्ट्रिप से। बोला ब्लू कलर की और ब्लैक कलर की स्ट्रिप बराबर है, ब्लैक कलर की स्ट्रिप क्या कहलाएगी, साइड, साइड कितनी, n। ब्लू कलर की स्ट्रिप बताओ क्या कहलाएगी, बताया अभी, डायगोनल। दोनों क्या दे रखे थे क्वेश्चन वाले ने, बराबर दे रखे थे, बराबर करा n का वैल्यू। यही क्वेश्चन फिर एडवांस का शीट में जेईई मेन में लौट के आया। बोला एक सर्कुलर ग्राउंड है, 3 बार आ चुका है क्वेश्चन, सर्कुलर ग्राउंड है, इसकी सरकमफ्रेंस पर 20 पोल लगे हुए, पोल खंबे गड़े हुए 20, कितने, 1 2 3 20 पोल, ऐसे पोल गड़े हुए। सभी पोल के टॉप को, ठीक है, वायर से जोड़ा गया।
सभी पोल के टॉप को, जैसे ये पोल है वायर से जोड़ा, लेकिन पास पास वालों को नहीं जोड़ा, दूर दूर वालों को जोड़ा। कितने वायर लगेंगे? डायगोनल पूछना चाहता है, कितने वायर लगेंगे? कितने वायर लगेंगे? 20C2 - 20। देखो दे रखा, 20 में भी आया था क्वेश्चन, 21 में भी आया, कर सकते। तो सर्कुलर ग्राउंड का मतलब वही क्या कहना चाहता है, ये पॉलीगन बनाना चाहता है। बोले ऐसे 20 पोल लगे हुए हैं, बोले पास पास वालों को भी जोड़ा, तो बताओ क्या हो गया? पास वाले क्या हो जाएंगे? साइड। तो पास वाले भी जोड़े और दूर वाले भी जोड़े, तो डायगोनल प्लस साइड। डायगोनल कितने आएंगे? 20C2 - 20, और साइड कितनी? तो जाता है तो सीधा करते हैं NC2 20C2 22। तो उसने बोला लेकिन पास पास वालों को नहीं जोड़ा गया, दूर दूर वालों को जोड़ा, तो कितने वायर लगेंगे? तो कितने लगेंगे? 20C2 - 20, दैट इज 170 आएगा। तो कुल मिलाकर आपको पहचाने होना चाहिए डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे बना। सर्कुलर ग्राउंड वाला क्वेश्चन कई बार आया, ये तो शीट का क्वेश्चन है, ये बल्कि जेईई मेन का। अभी करेंगे थोड़ी देर बाद। नंबर 3, पहले मेरे 5 पॉइंट है वो लिख लेते हैं। नंबर 3, तीसरा पॉइंट ऐसा है जो जेईई मेन एडवांस, मैंने कहा ना ये कहीं भी पटवारी जो है सब में पूछता है, बेसिक एग्जाम में, एप्टीट्यूड टेस्ट में, मेंटल एबिलिटी वाला टेस्ट। बचपन में तुमने अगर आईएमओ दिया हो 4th क्लास, 5th क्लास, 6th क्लास, इनमें तो देखो क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन आता है, बताना देखें। अरे इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड नहीं दिया, एलकेजी में होता है आजकल, तो एचकेजी में होता है। तो ये एचकेजी वाले बच्चे क्या है कि बोले इस पैरेललोग्राम, इस शेप में कितने पैरेललोग्राम नजर आ रहे हैं? हाउ मेनी पैरेललोग्राम अकर्स इन दिस पिक्चर? कितने पैरेललोग्राम इस शेप में? आराम से गिन लो, एचकेजी स्टैंडर्ड का है। कितने पैरेललोग्राम नजर आ रहे हैं आप लोग? 14, 18, 19, 20, बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे, जाओ। 36 पैरेललोग्राम है इसमें, 36। हाँ, अब गिन रहा हूं, देखो 36, देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखना 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। गिन नहीं पाऊंगा, ठीक है, टाइम लगेगा। इसकी जगह आप क्या करें, देखना ये काम पीएनसी ने कितना आसान कर दिया, एक लाइन में आएगा आंसर। कहते हैं कि पैरेललोग्राम बनाने के लिए दो तो वर्टिकल लाइन चाहिए एंड दो हॉरिजॉन्टल। दो वर्टिकल और दो हॉरिजॉन्टल मिलकर कितना पैरेललोग्राम बन जाता है? ए। तो आपके पास वर्टिकल लाइन कितनी? 1 2 3 4। 4 नहीं चाहिए मेरे को, दो चाहिए, क्या लिखो? 4C2 एंड का मतलब क्या? मल्टीप्लाई। दो हॉरिजॉन्टल चाहिए, हॉरिजॉन्टल कितनी? 1 2 3 4। 4 नहीं चाहिए, दो चाहिए, क्या लिखो? 4C2। आंसर 6 × 6 36 डायरेक्ट आएगा। तो ये पीएनसी बहुत आसान कर देती है, तो वही लिखवा रहा हूं मैं। अब मान लो मैं कहूं कि m पैरेलल लाइन आर इंटरसेक्टेड बाय n पैरेलल लाइन, देन नंबर ऑफ पैरेललोग्राम कितने होंगे? MC2 × NC2। तो लिखो नंबर 4, थर्ड पॉइंट, इफ m parallel lines are intersected by n parallel lines, if m parallel lines are intersected by n parallel lines, if m parallel lines are intersected by n parallel line, then number of parallelogram equal to MC2 × NC2। तो पूछा जाए कितने पैरेललोग्राम बनेंगे, तो आंसर है MC2 × NC2। कहते हैं अगर ये पैरेलल लाइन 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करे तो ये पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल। स्क्वायर नहीं, स्क्वायर का तो बहुत बड़ा तरीका करेंगे भी अपन, ठीक है। रेक्टेंगल बन जाएगा। पैरेललोग्राम रेक्टेंगल सब कुछ सेम होता है, बस रेक्टेंगल में 90 डिग्री के एंगल होते हैं, बाकी वही आमने सामने की साइड बराबर होती है। नंबर 4, लास्ट पॉइंट, फिर क्वेश्चन करते हैं। नंबर 4 क्या है, सुनना, बहुत काम का है, कोऑर्डिनेट में भी करवाया हुआ सर ने, हो सकता है वहां पर। दो लाइन कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है? एक, वेरी गुड। आपसे बोला जाए बेटा दो लाइनें, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट कितने होंगे? इनफाइनाइट मत बोलना, तुम बोल सर ओवरलैपिंग करो, तो फिर इनफाइनाइट सबका आंसर आएगा। ओवरलैपिंग नहीं है, नहीं पैरेलल है, तो बताओ कितना आएगा मैक्सिमम? 1। तो तीन लाइन मैक्सिमम कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती है? तीन लाइन, तीन पर, 1 2 3। वो सर तीन लाइन को आप ऐसे दे दो पैरेलल तो एक भी नहीं होगा, इसलिए मैं क्या वर्ड लगा रहा हूं? मैक्सिमम। मैं मैक्सिमम नहीं लगाऊं तो भी क्या मान के चलना है? मैक्सिमम। मैक्सिमम का मीनिंग सब तीनों को ओवरलैपिंग कर दो, इनफाइनाइट आ गया आंसर। तो इनफाइनाइट भी नहीं करना, ना पैरेलल करना है, ना कोइंसिडेंट करना है। तीन लाइन मैक्सिमम कितने पॉइंट पर कट कर सकती है? 1 2 3। तो बताओ चार लाइन मैक्सिमम कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती है? चार लाइन का टोटल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट कितने होंगे? 4 नहीं, देखो 1 2, मैक्सिमम पूछ रहा हूं, 3 1 2 3 4 5 6। तो बताओ 10 लाइन का मैक्सिमम इंटरसेक्शन पॉइंट कितना होगा? बस जाओगे आप नहीं निकालो, तो बहुत सिंपल तरीका देखना इधर। कहते हैं कि लाइन का इंटरसेक्शन करने के लिए कितनी लाइन की जरूरत पड़ती है? दो लाइन मिलकर कितना इंटरसेक्शन आता है? 1। आपके पास यहाँ कितनी लाइन थी? 3। पहले 3 में से 2 क्या कर ली? छांट ली, छांटा एंड इंटरसेक्शन करवाया। दो लाइन कितने पॉइंट पर कट करती है? 1 पर। क्या आंसर आ गया? 3। यहाँ कितनी लाइन है? 4। 4 नीचे, आपको कितनी चाहिए? 2। छांटा और इंटरसेक्शन करवाया, कितना आ गया? 6। अब बताओ 10 लाइन कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी? 10C2 × 1, क्योंकि दो लाइन मिलकर कितने पॉइंट पर कर दिए? 1 पर। सुनिए जाना, अभी लिखेंगे। अब मैं बोला आपसे दो सर्कल मैक्सिमम कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं? 2। ओवरलैपिंग नहीं चलेगी, कॉन्सेंट्रेट नहीं चलेंगे, बोले सर 0 आ गया, ऐसा नहीं। कितने पॉइंट पे करते हैं? 2। तीन सर्कल मैक्सिमम कितने पॉइंट पे इंटरसेक्शन होगा? 1 2 3 4 5 6। तो 5 सर्कल। तो देखो क्या करते हैं, देखना। कहते हैं कि दो सर्कल से कितना इंटरसेक्शन पॉइंट आता है? 2। आपके पास कितने सर्कल है? 3 है। तो पहले 3 में से क्या करो? 2 सर्कल छांटो, छांटा एंड इंटरसेक्ट करवाया। कितने पॉइंट पे होता है? 2 पर। तो कितना आ गया? 6। अब बताओ 5 सर्कल कितने पॉइंट करेंगे? 5C2 × 2। 2 क्यों आ रहा है? क्योंकि दो सर्कल 2 पॉइंट पे कट करते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि बेटा अगर मान लो 5 तो स्ट्रेट लाइन है और 4 सर्कल है, अभी लिखूंगा मैं, ठीक है। 5 स्ट्रेट लाइन है
और 4 सर्कल है। बताओ टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम इंटरसेक्शन पॉइंट कितने होंगे? इसमें 3 तरह के इंटरसेक्शन होंगे, लाइन लाइन, लाइन सर्कल, सर्कल सर्कल। देखना कैसे निकालूंगा, पहले किसका कर लेता हूं, लाइन लाइन, फिर सर्कल सर्कल, फिर सर्कल लाइन। एक सर्कल एक लाइन पे कितने पॉइंट पे कट करती है मैक्सिमम? 2। यहां कितनी लाइन चाहिए आपको? 2। 4 में से 2 लाइन छांटने का तरीका, छाटा एंड कटवाया, इंटरसेक्ट करवाया। प्लस कितने सर्कल चाहिए? 2। है कितने? 5 है, मान लो सर्कल। कितने सर्कल है? 5। क्या लिखूंगा? 5c2 × 2। ये आपको बनाना है। इस बार क्या चाहिए? एक सर्कल एंड एक लाइन, छाटो, एक सर्कल एंड एक लाइन, छाटा एंड कटवाया। आंसर आएगा नहीं आएगा? तो वो सिंपल सा काम है। अब मैं आपसे पूछूं, बहुत सारे लोग गलत जवाब देंगे, देखना। आपने कहा 2 सर्कल मैक्सिमम कितने पॉइंट पे कट करते हैं? 2। 2 लाइन मैक्सिमम 1। एक सर्कल एक लाइन मैक्सिमम 2। 2 पैराबोला मैक्सिमम कितने पॉइंट पे कट करते हैं? 2 पैराबोला मैक्सिमम कितने पॉइंट पे कट करते हैं? 2 कि 1? 2 पैराबोला मैक्सिमम 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। स्टूडेंट पता नहीं 2 क्यों बोलता है, ये लो देखो पढ़ चुके आप तो पैराबोला। 1 2 3 4, 4 पॉइंट पे। तो बताओ 5 पैराबोला मैक्सिमम कितने पॉइंट पे कट करेंगे? 5c2 × 4। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2 पैराबोला, 2 इलिप्स कितने पॉइंट पे कट करेंगे? 4। अरे एक वर्टिकल इलिप्स लो, एक हॉरिजॉन्टल, आएगा नहीं आएगा? बताओ। मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं, ठीक है, मिनिमम तो 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। मैक्सिमम कितने पॉइंट पर? 4 पर। तो बताओ 5 इलिप्स कितने पॉइंट पे कट करेंगे? 5c2 × 4। तो कोई फॉर्मूला नहीं है, वो सिंपल तरीका, छांटो एंड इंटरसेक्ट। तो लिखो नंबर 4, इन अ प्लेन देयर आर m स्ट्रेट लाइन and n circle. In a plane there are m straight line and n circle. ये मान के चलना पड़ेगा, वो मैक्सिमम वर्ड लगाए नहीं लगाए, आपको क्या निकालना है? ये मैक्सिमम। यानी ना कोई लाइन पैरेलल है, ना कोइंसिडेंट है, ना सर्कल कंसेंट्रिक है, सब अलग अलग है, काटेंगे। यानी कि इन अ प्लेन देयर आर m लाइन एंड n सर्कल, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट विल बी, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट। ये कोई फॉर्मुला नहीं जो याद रखे, अपन खुद बना सकते हैं, क्योंकि वो डायग्राम बदल सकता है। अभी मैं लाइन सर्कल बोल रहा हूं, हो सकता है सर्कल पैराबोला दे दे, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट, देखो कैसे निकालूंगा। 3 तरह के इंटरसेक्शन, पहला लाइन लाइन वाला, दूसरा सर्कल सर्कल वाला भी बनेगा, और तीसरा कॉम्बिनेशन कौन सा बनेगा? सर्कल और लाइन वाला, ठीक है। केस के बीच में क्या लगता है? या टोटल करना है, दिस प्लस दिस प्लस दिस। हाँ, कितनी लाइन चाहिए बताओ काटने के लिए? 2। लाइन कितनी है? m c2 × 1। ये × 1 इस पॉइंट का है, छाटा एंड इंटरसेक्शन पॉइंट। सर्कल कितने चाहिए? 2। है कितने? n। क्या लिखूं? nc2 × 2। ये 2 पॉइंट पे कट करते हैं। इस बार एक सर्कल एंड एक लाइन, mc1 × nc1 × 2। इन सबको क्या कर दूंगा? ऐड। तो मेरे टोटल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएंगे। कर सकते हैं? एक पैराबोला एक सर्कल मैक्सिमम कितने पॉइंट पे कट करेगा? पता होगा सबको? 4। सर्कल पैराबोला से कट करेगा। मेनली 2 पैराबोला में गलती है। स्टूडेंट क्या करता है? पैराबोला का मतलब यही समझता हो, जबकि एक वर्टिकल लो एक हॉरिजॉन्टल लो, तो बताओ कितने पॉइंट पे कट कर दिए? 4। अपन बात ही मैक्सिमम की कर रहे हैं, कर सकते हैं। तो थ्योरी के नाम पे तो मेरे ये 4 पॉइंट है। अपने सबसे ज्यादा पॉइंट नंबर फर्स्ट का सेकंड या ये पूछा है, बाकी ऐसा भी पूछ सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसा बनता है। आज खत्म नहीं हुआ, कल हो गए। क्वेश्चन लिखो, देखो तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, पहले तो वही ले रहा हूं मैं। इन अ सर्कल there are n different point. In a circle there are n different point marked on its circumference. एक सर्कल पर n different point marked उसकी circumference. In a circle there are n different point marked on its circumference. सर्कल पर पॉइंट देने का मतलब ही कहना चाहता है कोई कोलिनियर नहीं है, ठीक है। इन अ सर्कल देयर आर n डिफरेंट पॉइंट मार्क्ड ऑन इट्स सर्कमफरेंस। इफ आगे लिखना, इफ tn डिनोट द नंबर ऑफ ट्राइंगल मेड बाय दीज मार्क्ड पॉइंट। इफ tn शीट में दे रखा है, सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन, डेटा अलग हो सकता है। इफ tn डिनोट द, सबसे पहले मैंने वही लिया सिंपल था, इफ tn डिनोट द नंबर ऑफ ट्राइंगल मेड बाय दीज n डिफरेंट पॉइंट, जो n पॉइंट है उनसे ट्राइंगल जितने बने वो है tn। तो बताओ tn का वैल्यू क्या होगा? nc3। ये नहीं पूछा, कुछ और है, अभी तो पूरा लिखा। इफ tn डिनोट द नंबर ऑफ ट्राइंगल मेड बाय दीज n डिफरेंट पॉइंट एंड tn + 1 minus tn equal to 10, then find the value of n. tn + 1 minus tn, इन दोनों का डिफरेंस क्या दे रखा है? 10 के बराबर है। तो पूछा है n का वैल्यू क्या होगा। तो बताओ tn का वैल्यू तो क्या आ गया आपका? nc3। तो tn + 1 क्या हो जाएगा? जहां n है वहां क्या लिख दोगे? n + 1 लिख दो, सोल्व कर लो, आंसर आ गया। तो tn + 1 क्या हो गया आपका? n + 1 c3, tn nc3, डिफरेंस कितना दे रखा है? 10। अब बस ये इक्वेशन 1 है, ठीक है, इसको सोल्व करना है। अगर ऑप्शन है तो ऑप्शन से पुट कर सकते हो, चाहो तो टिन ट्रायल भी लगा सकते हो, इनका वैल्यू रख के, नहीं तो पूरा सोल्व भी कर सकते हो। पूरा सोल्व करोगे तो आप फैक्टोरियल से खोलोगे, टाइम लगेगा, ठीक है। मैं चाहूं तो देखो इसको ऐसा कर सकता हूं,
इस n+1 C3 को क्या nC3+nC2 लिख दूं, इंडेक्स सेम, बेस में डिफरेंस 1, तो ऊपर एक बढ़ जाता है, बढ़ा दिया, नीचे बड़ा नंबर लिख दिया। ऐसा पहले भी किया था मैंने बाइनोमियल में क्वेश्चन में। पीछे क्या चल रहा है nC3, आपका nC3 तो क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा nC2 बराबर 10। फिर भी अगर नहीं पता 5C2 होता है वैसे 10, फिर भी नहीं पता, मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूं। nC2 का मतलब n × n - 1/2, तो n+1C3 को क्या nC3+nC2 लिख दूं, इंडेक्स सेम, बेस में डिफरेंस 1, तो ऊपर एक बढ़ जाता है, बढ़ा दिया, नीचे बड़ा नंबर लिख दिया। ऐसा पहले भी किया था मैंने बाइनोमियल में क्वेश्चन में। पीछे क्या चल रहा है nC3, आपका nC3 तो क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा nC2 बराबर 10। फिर भी अगर नहीं पता 5C2 होता है वैसे 10, फिर भी नहीं पता, मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूं। nC2 का मतलब n × n - 1/2, तो क्वाड्रेटिक बन गई n² - n - 20, फैक्टर हो गए n - 5 n + 4, n की दो वैल्यू आई 5 और -4 तो पॉइंट हो नहीं सकते, पॉइंट तो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, आंसर क्या आ गया 5। बाकी आप चाहो तो हिट एंड टेल ओरली, जैसे n का वैल्यू 5 रखूं, 6C3 20 होता है, 5C3 10 होता है, 20 - 10 10, डायरेक्ट भी कर सकते हो। अपन तो हिट एंड टेल लगा, n का वैल्यू पुट करते जाए 1 2 3 4 ऐसे, डिफरेंस 10 आ जाए प्रेडिक्ट करते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आया, लेकिन कभी डिफरेंस 12 आ गया, कभी 10 आ गया। नेक्स्ट फिर कल करेंगे, ये लास्ट इसके बाद कल करते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल, रुको, इन ट्राइंगल एबीसी, बना दो एबीसी ट्राइंगल, ट्राइंगल एबीसी बना दो। बोर्ड पे देखो, एबी पर ये 3 पॉइंट मार्क कर दो, बीसी पर 4 पॉइंट मार्क कर दो, और सीए पर ये 5 पॉइंट मार्क कर दो। इन ट्राइंगल एबीसी, इफ साइड AB, BC, CA मार्क्ड विद 3, 4, 5 पॉइंट रेस्पेक्टिवली, आप तो मार्क कर दो पॉइंट। एबी पर 3 डिफरेंट पॉइंट मार्क्ड है, बीसी पर 4 डिफरेंट पॉइंट मार्क्ड है, सीए पर 5 डिफरेंट पॉइंट मार्क्ड है, ब्लू कलर से मार्क्ड है। अब क्वेश्चन है मेरा पहला, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स मेड बाय दीज मार्क्ड पॉइंट। जो आपने ब्लू कलर से मार्क किए पॉइंट, उनसे टोटल कितने ट्राइंगल बनेंगे। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल मेड बाय दीज मार्क्ड पॉइंट। ए से नहीं बनाना, बी से नहीं बनाना ट्राइंगल, सी से नहीं बनाना, इन ब्लू कलर के पॉइंट से बनाना है। तो देखते हैं पहले ब्लू कलर के कितने पॉइंट है अपने पास, 3 4 7 और 5 12। अगर 12 पॉइंट से मेरे को अगर बनाना है ट्राइंगल, अगर ये 12 पॉइंट डिफरेंट होते, कोई कोलिनियर नहीं होता, तो मेरा आंसर क्या आता, 12C3 आता। ठीक है, अब क्या करूं, लेकिन इसमें तो बहुत सारे कोलिनियर है, तो कोई बात नहीं, टोटल में से क्या कर दें, कोलिनियर पॉइंट से बने हुए ट्राइंगल घटा दें। मैं वही फॉर्मूला लगा रहा हूं, NC3 - PC3 वाला, ये तो टोटल ट्राइंगल। अब क्या करूं, कोलिनियर पॉइंट से बने हुए ट्राइंगल घटाऊं। बताओ ये तीनों क्या है, कोलिनियर। इन तीन में से अगर किसी तीन को मिलाया तो ट्राइंगल नहीं बनेगा, आपने बना दिया। तो बताओ इन तीन से कितने ट्राइंगल बनाएंगे आपने, 3C3। बताओ ये चार भी आपस में क्या है, कोलिनियर। इनमें से भी किन्हीं तीन को मिलाऊं ट्राइंगल नहीं बनेगा, मैं तो घटाऊं, बताओ क्या घटाऊं, 4C3। ये पांच भी क्या है, कोलिनियर। इनसे बताओ कितने ट्राइंगल बनाएंगे आपने, 5C3। तो टोटल में से कोलिनियर पॉइंट से बने हुए ट्राइंगल घटा दिया, आंसर नोट करो, 12C3 - 3C3 - 4, वही करा मैंने, टोटल ट्राइंगल में से कोलिनियर पॉइंट से बने हुए सारे ट्राइंगल घटा दिए। सेकंड पार्ट, 3 पार्ट है इसके। अब आपने जो एक ट्राइंगल बनाया 12C3 होता है 12 × 220, ठीक है, ये 10 4 15, ये 205 आया। ये 205 जो ट्राइंगल आए, देखो इन ट्राइंगल में दो टाइप के ट्राइंगल आए हैं। एक तो इस टाइप का ट्राइंगल आया होगा, एक एग्जांपल समझाइए, एक इस टाइप का भी आया होगा। इन दोनों ट्राइंगल में क्या खास, क्या डिफरेंस है। पहला ट्राइंगल ये है जिसकी तीनों वर्टेक्स ट्राइंगल एबीसी की अलग अलग साइड पर है। दूसरा ट्राइंगल उस टाइप का है जिसकी ठीक दो वर्टेक्स एक ही साइड पर आ रही है और एक अलग पर आ रही है। फिर इसका मतलब एक ट्राइंगल हो सकता है बोले तीनों वर्टेक्स एक साइड पर आ जाए, तीनों वर्टेक्स अगर एक साइड पर आ जाए ट्राइंगल थोड़ी बनेगा लाइन। इसका इसमें दो टाइप के ट्राइंगल चुके हैं, टाइप 1 टाइप 2। तो मेरा क्वेश्चन दूसरा ये है, इस टाइप के कितने ट्राइंगल होंगे और इस टाइप के कितने होंगे। इस टाइप के ट्राइंगल को किस नाम से बुलाऊंगा, लिखना सेकंड क्वेश्चन, नंबर ऑफ ट्राइंगल, तो सबसे सिंपल सेकंड वाला, नंबर ऑफ ट्राइंगल whose vertices, number of triangle whose vertices are lie on, number of triangle whose vertices are lie on three different sides of triangle ABC, number of triangle whose vertices are lie on three different sides of triangle ABC। ऐसे कितने ट्राइंगल जिसकी तीनों वर्टेक्स ट्राइंगल एबीसी की अलग अलग साइड पर हो, यानी ये वाले ट्राइंगल मेरे को चाहिए। तो बच्चा वाला काम है देखना, अगर ऐसा वाला ट्राइंगल चाहिए एक पॉइंट इधर से छांटूंगा, एंड एक इधर से, एंड एक इधर से। बोले एंड क्यों, और का तो मतलब या तो पहला ही छांट लो, एंड 3 पॉइंट बनता है। ट्राइंगल बनाने कितने पॉइंट की जरूरत पड़ती है, 3 की। तो बताओ इधर कितने हैं, 3, 3 में से कितना चाहिए, 1, एंड इधर कितने हैं, 4, कितना चाहिए, 1, एंड इधर कितने हैं, 5, 5 में कितना चाहिए, 1, 3 4 12 5 60, 60 ट्राइंगल तो मेरे ये हो गए। ठीक है, सिंपल सा काम। लास्ट, अब रही बात कि टाइप 2 वाले ट्राइंगल कितने होंगे। एक तरीका तो ये, इसे टोटल में से घटा, मैं नहीं चाहता टोटल में से घटाऊं, ठीक है, आंसर आएगा बिल्कुल, मैं डायरेक्ट निकालना चाहता हूं, जैसे मैंने ये निकाला ना अभी, ऐसे मैं थर्ड वाला निकाल, थर्ड वाला लिखो पहले क्वेश्चन, फिर लास्ट है, कल करेंगे। बोलो, नंबर ऑफ ट्राइंगल whose two vertices, number of triangle whose two vertices are lie on same side of triangle ABC,
number of triangle whose two vertices are lie on same side of triangle ABC. ऐसे कितने ट्राइंगल जिसकी ठीक दो वर्टिसेस ट्राइंगल एबीसी की सेम साइड पर आए, यानी ए की साइड पर आए। तो या तो 205 में से घटा दो 145 आ गया, लेकिन देखना अगर चाहें तो अपन बिना घटाए कैसे करेंगे। ये ट्राइंगल चाहिए इस टाइप के, दो वर्टिसेस एक ही साइड बनाना है, तो ऐसा करें एक बार दो वर्टिसेस इधर ला दें, एक बार दो वर्टिसेस इधर से ले लें। देखो बताओ इधर से दो वर्टिसेस लेने का तरीका 3C2, मान लो इधर से 2 पॉइंट आ गए, अब बचा कितना पॉइंट लेना है, एक एंड एक को लेना है। वो एक इनमें से भी ले सकता हूं इनमें से भी, तो बताओ मेरे पास कितने बचे, 5 और 4 9, 9 में से कोई सा भी क्या कर लूं, एक पॉइंट ले लूं। क्या लिखूं 9 में से एक पॉइंट लेने का तरीका 9C1, या का मतलब प्लस, इस बार 2 पॉइंट किधर से ले लें, नीचे से 2 पॉइंट लेने का तरीका 4C2, बचाओ एक पॉइंट ऊपर से लूंगा, 3 और 4 5 कितना 8, 8 में से एक पॉइंट लेने का तरीका 8C1, या इस बार 2 पॉइंट किधर से ले लें, इधर से 2 पॉइंट लेने का तरीका 5C2, 2 आगे इधर से, अब बचा हुआ एक पॉइंट इनमें से या इनमें से, कितने पॉइंट है 4 और 3 7, 7 में से एक पॉइंट लेने का तरीका 7C1। आंसर दिस इज 3 9 जा 27, 6 8 जा 48, 10 7 जा 70, 145। आप चाहो तो टोटल में से घटाओ, चाहो तो ऐसे करें, ठीक है। इसमें जो पहला केस है इस टाइप का क्वेश्चन शीट में भी पूछा हुआ है। चलो इतना ही करते हैं, कल करते हैं कुछ क्वेश्चन और इसमें, टिक करो शीट में देना बेटा। एक्सरसाइज 1 में आज के लिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8। अब इसमें एक क्वेश्चन बचा हुआ है 27 जो कल आएगा डीअरेंजमेंट का। 7 और 8 हो गया खत्म एक्सरसाइज 1 तो। एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 4, इसका जो पहला क्वेश्चन किया अपन ने अभी फर्स्ट पार्ट वही है इस टाइप का। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 4 के बाद इसमें एक दो क्वेश्चन बचे हैं जो कल आएंगे। एक्सरसाइज थर्ड में तो जो बचे हैं एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन कल वाले हैं डीअरेंजमेंट के। एक्सरसाइज 4 में टिक करो क्वेश्चन नंबर 5। अब एक्सरसाइज 4 में जो दो क्वेश्चन बचे हैं दोनों सेम है, रिपीट हुए हैं, वो सेट्स का क्वेश्चन है, तो सेट में पढ़ाता हूं। एक्सरसाइज 4 तो खत्म हो गया, ठीक है, बस एक ही क्वेश्चन एक्सरसाइज 4 में 5, बाकी जो दो बचा एक और बचा है वो कल आएगा। एक करो 14 मैंने ले लिया सर्कुलर ग्राउंड में वो क्वेश्चन, अब कल बचा 15 बचा कल आएगा, बस यही खत्म हो गया। ओके।